Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कर प्रणाली। ठीक है, इंडियन जो टैक्स सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे और ये होता क्या है इसके संबंध में सारी चीज़ें यहाँ पे हम जानेंगे। इसके अलावा आपको ये देखने को मिलेगा एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर 2 के बी के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और अभी हम जो देखने वाले हैं भारतीय कर प्रणाली यानी कि टैक्स सिस्टम है इंडिया के अंतर्गत। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी क्या होता है, ठीक है, काला धन और काले धन को दूर करने के उपाय, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा टैक्स यानी कि जो कर है वो होता क्या है। कर या टैक्स इसको बोला जाता है, मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट, जिसकी अगर बात करें तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार। सरकार को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान होता है ये, जो क्या करता है करदाता द्वारा प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा के बिना दिया जाता है। और आधुनिक अर्थशास्त्र, प्रत्यक्ष लाभ का मतलब जैसे करदाता कोई टैक्स देता है तो उसके बदले में उसको प्रत्यक्ष लाभ यहाँ पे नहीं मिलता, परंतु इनडायरेक्ट तरीके से उसको लाभ मिलता है, तो उसी के लिए यहाँ पे उसको कर चुकाना होता है। और आधुनिक अर्थशास्त्र कर को आय के पुनर्वितरण की एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है। सरकार द्वारा इसलिए जो है मतलब कर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वह सार्वजनिक खर्च से संबंधित यानी कि लोक कल्याण के लिए बहुत सारे काम कर सके और जो सार्वजनिक खर्च से संबंधित दायित्व है उनका निर्वहन यहाँ पे कर सकें। तो हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट मतलब सरकार, और यहाँ जो है उसके द्वारा एक टैक्स सिस्टम यानी कि कर प्रणाली यहाँ लागू होती है और ये जनता के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। जनता से ये जो है टैक्स वसूला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ में आउटपुट क्या निकल कर आता है, आउटपुट देखने को मिलता है कल्याणकारी राज्य की। मतलब जो कर है, कर का प्रयोग जो गवर्नमेंट है वो किस लिए करती हैं, वेलफेयर स्टेट का निर्माण करने या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इसका जो है क्रियान्वयन किया जाता है टैक्स सिस्टम का इंडिया के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए आपको करारोपण यानी कि कर के आरोपण के उद्देश्य देखने को मिलेंगे। तो तीन प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था का नियमन करना, ठीक है, अर्थव्यवस्था का नियमन करने के लिए यहाँ पे कर को लगाया जाता है। दूसरा हम देखें तो राजस्व की प्राप्ति इससे होती है, जिससे अन्य जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट होती है देश के अंदर। और नेक्स्ट जो है आय का पुनर्वितरण, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में बात की, आय के पुनर्वितरण के लिए जो है कर सिस्टम या टैक्स सिस्टम को यहाँ पे आरोपित किया जाता है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है करारोपण यानी कर के आरोपण के कुछ उद्देश्य है। अब कर प्रणाली के जो प्रकार है वो हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से, मतलब जो अलग अलग वर्किंग है उसके हिसाब से देखें तो कर प्रणाली के प्रकार देख सकते हैं। देखिए एक तो होता है प्रगतिशील, एक होता है प्रगत प्रतिगामी, एक होता है समानुपातिक और एक होता है अवक्रमिक। तो ये चारों प्रकार हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहले प्रकार की बात करें तो प्रगतिशील जो कर प्रणाली है वो क्या होती है, इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव कर प्रणाली इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसको बोला जाता है। और जब हम अगर बात करें कर योग्य जो राशि होती है, कर योग्य जो राशि होती है यानी टैक्सेबल जो पे करने योग्य राशि होती है, उसमें वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है, उस पर लगने वाले कर की दर भी यहाँ पे बढ़ते जाती हैं। मतलब जब आय जो है जिस पे कर लगाना है वो अगर बढ़ती है और उसके साथ साथ में अगर टैक्स भी बढ़ते जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। और इस स्थिति में निर्धन व्यक्ति को कम दर से तथा धनी व्यक्ति को ऊंची दर पर कर चुकाना होता है। जैसे आय की अगर बात करें तो इनकम टैक्स जो लगता है वो ज़्यादा कमाने वाले पर ज़्यादा लगेगा, कम कमाने वाले पर कम लगेगा, और कम कमाया जाए तो वो उसमें कर नहीं लगेगा। तो इस प्रकार का कर जो है यहाँ पर प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरा देखिए प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रतिगामी मतलब क्या होता है, रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसको बोला जाता है और यह प्रगतिशील कर प्रणाली के ठीक विपरीत काम करता है। किसके, प्रगतिशील के ठीक विपरीत यहाँ पे काम करता है। अर्थात हम बोलें तो जब कर योग्य राशि में वृद्धि होने के साथ साथ उस पर लगने वाले कर की दर जो है कम होते जाती है, तो इसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहा जाता है। मतलब इस स्थिति में क्या होता है, कर का भार निम्न आय वर्ग पर अधिक पड़ता है। तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके ठीक विपरीत होता है यहाँ पे प्रगतिशील का उल्टा क्या होता है, प्रतिगामी होता है, यानी कि जब आय यहाँ बढ़ते जाती हैं तो उसका जो कर है वो कम होते जाता है, यानी कि निम्न आय वाले जो वर्ग वाले जो व्यक्ति है उन पर कर की जो भार है वो अधिक देखने को मिलता है। किस पर, प्रतिगामी पर। फिर होता है एक समानुपातिक कर प्रणाली। समानुपातिक कर प्रणाली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम इसको बोला जाता है, जैसे आपने अनुपात और समानुपात पढ़े होंगे, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब होता है जो मतलब समानुपातिक जो कर प्रणाली है उसमें आय के प्रत्येक स्तर पर समान दर से कर अदा करना पड़ता है। इसमें क्या होता है,
आय बढ़ने से कर की राशि में कोई तो वृद्धि होती है, मतलब यहाँ अगर आय इंप्रूव हो रही है तो जो कर की राशि है वो क्या होती है, वो भी यहाँ पे बढ़ते जाती हैं, परंतु कर प्रतिशत यथावत बना रहता है। ठीक है, कर का जो प्रतिशत है वो यथावत यहाँ पे बना रहता है। चौथा जो प्रकार है वो हमको देखने को मिलता है अवक्रमिक कर प्रणाली। अवक्रमिक का मतलब क्या होता है, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसको बोला जाता है। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है, यदि कर प्रणाली ऐसी हो जिसमें आय के कुछ स्तर तक तो कर की दर में वृद्धि हो, परंतु आय के एक स्तर के बाद जो है कर की दर में जो है कोई वृद्धि नहीं होती, यानी कि क्या हो जाता है, वहाँ पे स्थिरता बन जाती है। तो स्थिरता अगर बन जाए जैसे समानुपातिक में होता था, तो इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको अवक्रमिक कर प्रणाली कहा जाता है। इसमें प्रगतिशील और समानुपातिक दोनों कर प्रणालियों की विशेषताएं शामिल होती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन चीज़ें आपको देखने मिली, एक तो होता है कर, एक होता है शुल्क और एक होता है किराया। तो कर क्या होता है, कर का मतलब होता है टैक्स, और टैक्स मतलब हम देखें तो नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं जो सुविधा है उसको प्रदान करने के बदले गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा नागरिकों से क्या किया जाता है, एक शुल्क लिया जाता है। उस शुल्क को हम क्या बोलेंगे, कर बोलेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा नागरिकों से क्या किया जाता है, एक शुल्क लिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कर बोलेंगे, यानी कि टैक्स बोलेंगे। अब शुल्क क्या होता है, शुल्क मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ड्यूटी। तो अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने के कारण जब कोई कर लिया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट तरीके से हम बोलें तो उसे हम शुल्क कहते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो उत्पाद शुल्क हमको देखने को मिलता है, ठीक है, सीमा शुल्क देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के शुल्क देखने को मिलते हैं। तीसरा होता है किराया, जिसे हम बोलते हैं फी। ठीक है, फी इसको बोला जाता है जब किसी सेवा के बदले में कोई शुल्क लिया जाता है तो उसे किराया बोला जाता है। तीनों में अलग अलग सिस्टम यहाँ पे, कर अलग होता है, शुल्क अलग होता है और किराया अलग होता है। तो कर आप समझ गए होंगे, कर मतलब क्या होता है, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा नागरिकों से कुछ शुल्क लिया जाता है, वो टैक्स कहलाता है या कर कहलाता है। शुल्क का मतलब जो होता है इनडायरेक्ट तरीके से लाभान्वित होने के कारण यहाँ पर शुल्क लगाया जाता है, जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। और किराया जो होता है कुछ सेवा के बदले में यहाँ पे इसको लिया जाता है। तो ये हमने तीनों चीज़ें देखें। उसके बाद आप देखिए दो दो कॉन्सेप्ट आपको और देखने को मिलेंगे जिनका नाम है यहाँ पे, एक तो होता है करापात, करापात मतलब इंसिडेंस, और एक होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब होता है, इम्पैक्ट मतलब कराघात होता है। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ अभी। एक इंसिडेंस होता है और एक होता है इम्पैक्ट होता है। तो करापात का मतलब क्या होता है, जिस बिंदु पर जहाँ पर कर लगता है, मतलब कर जहाँ पे लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, करापात, है ना। और यदि किसी वस्तु पर वेट, वेट मतलब वैल्यू एडेड जो टैक्स होता है, वेट में वृद्धि की जाती है तो इसका करापात दुकानदारों पर होता है। अर्थात यहाँ जो है करापात का एक बिंदु जो है व्यापारी होता है। यहाँ पे करापात का बिंदु क्या होता है, व्यापारी। अब यहाँ पे जिस पर कर लगाया गया है वो हो गया करापात, परंतु यहाँ कराघात का मतलब जो होता है किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका भुगतान वास्तव में जिसके द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर व्यापारी को कर लगाया गया है तो अगर व्यापारी यहाँ पे दे रहा है तो वो कराघात जो होता है व्यापारी के अंतर्गत आएगा, परंतु अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो अन्य किसी व्यक्ति पर वहाँ पे भार हो जाएगा। तो कराघात का मतलब जिसके द्वारा इसका जो है भुगतान किया जाना है। ठीक है, जिसके द्वारा इसको पे किया जा रहा है, जो करापात है वो लगाया गया है और लगाने के बाद अगर उसका किसी अन्य व्यक्ति पर भार पड़ता है तो जिस व्यक्ति पर उसका भार पड़ेगा वो कहलाता है कराघात। ठीक है, कराघात मतलब इम्पैक्ट पड़ना, और इंसिडेंस मतलब जो होता है करापात होता है। और प्रगतिशील जो हमने पढ़े हैं ऊपर, प्रगतिशील करारोपण को अधिक न्यायपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका जो भार है आय को उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। यानी कि आय जो इनकम टैक्स है उसकी अगर बात करें, कुछ लोग जो होते हैं प्रतिगामी करारोपण को उचित ठहराते हैं क्योंकि जिसकी आय अधिक होगी वह कम कर देगा और इसलिए बचत अधिक होगी। यहाँ पे जो आर्थिक विकास में सहायक होगी। करारोपण यदि अत्यधिक प्रगतिशील हो जाए तो इसके कारण जो है करदाता का कर अवमंचन यानी कि जो टैक्स है उसको यहाँ पे चुराने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है। तो ये चीज़ें हमको बेसिक तौर पर देखने को मिलती है। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं। और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं।
और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास भी कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। अब बात करते हैं कर के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ टैक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो जो कर है, कर से प्राप्त आय जो होती है सार्वजनिक यानी पब्लिक इनकम का एक सर्वाधिक जो होता है महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। साथ ही हम देखें तो यहाँ हमको जो है कुछ विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत हम देखें भारतीय कर प्रणाली। इसमें देखिए आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो करापात एवं कराघात के आधार पर, ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति पर लगाया गया हो और जिस व्यक्ति के द्वारा इसको पे किया जा रहा है उसके आधार पर यहाँ पर दो कैटेगरी है, और एक और है यहाँ पे अधिकार क्षेत्र के आधार पर। तो पहले हम देख लेते हैं करापात, मतलब इंसिडेंस और इम्पैक्ट के आधार पर यहाँ पे कर के जो प्रकार है वो दो होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए प्रत्यक्ष कर में जिस पर कर आरोपित किया गया हो उसी से यहाँ पे कर को वसूला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स इसको बोला जाता है। फिर होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जिस पर जो कर है, कर को आरोपित किया गया हो उससे ना वसूल कर, मतलब जो जिस व्यक्ति पर आरोपित किया गया उससे ना वसूल कर किसी अन्य व्यक्ति से अगर वसूला जाता है, मतलब यहाँ पे करापात अलग होता है और कराघात अलग होता है दोनों, मतलब जिस पर लगाया गया वो यहाँ पे प्रभावित नहीं होगा, दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष कर इसको बोला जाता है। अब इसी में हम देखें तो क्षेत्राधिकार के आधार पर इसको बांटा गया है अलग अलग भागों में, जैसे केंद्रीय कर होता है, राज्य कर होते हैं, स्थानीय कर होते हैं। तो केंद्रीय कर के अंतर्गत लगभग 15 टैक्स आपको देखने को मिलेंगे, राज्य कर के अंतर्गत आपको लगभग 20 देखने को मिलेंगे, स्थानीय कर के अंतर्गत आपको यहाँ पे कुछ जो है टैक्स देखने को मिलेंगे। तो केंद्रीय कर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, केंद्रीय कर की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आयकर देखने को मिलता है, निगम कर देखने को मिलता है, उसके साथ ही हम देखें तो पूंजी लाभ कर देखने को मिलता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क देखने को मिलता है, सेवा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, उसके बाद अन्य कर हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब राज्य कर की अगर बात करें तो राज्य कर में हम देख सकते हैं, देखिए बिक्री कर या फिर वैल्यू एडिड टैक्स इसको बोला जाता है, शराब पर उत्पादक शुल्क देखने को मिलता है, अफीम व अफीम के उत्पादों पर जो उत्पाद शुल्क औषधि उपयोग हेतु देखने को मिलता है, भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर देखने को मिलता है, अचल संपत्ति पर कर और अन्य कर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्थानीय कर में देखें तो संबंधित जो राज्य है उसकी व्यवस्था के आधार पर ये निर्धारित किए जाते हैं, तो ये डिफाइन नहीं होते, ये करंट में जहाँ पे लगाना होता है, जब लगाना होता है तब इसको जो है डिफाइन कर लिया जाता है। इसमें हम देखें तो हमको जो है नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, देखिए कुछ जो प्रकार है कर के, यानी कि कर के जो दो महत्वपूर्ण प्रकार है जिसके अंतर्गत देखें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देखने को मिलते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब कर चुकाने का दायित्व को हम क्या बोलेंगे, दायित्व मतलब जिसके ऊपर उत्तरदायित्व इसका होता है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे कराघात। कराघात मतलब जिस जो इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि इम्पैक्ट जिस पर होता है। और कर का भार मतलब जो होता है, एक प्रकार से भार अगर बोले तो हम इसको करापात बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है करापात और एक होता है कराघात, तो हमने ऊपर देखे हैं, ठीक है। एक होता है इंसिडेंस और एक होता है इम्पैक्ट। तो इंसिडेंस जिस पर हुआ है उसी के द्वारा अगर जो इम्पैक्ट पड़ा जा रहा है उसी व्यक्ति पर, तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कर चुकाने का जो दायित्व है तथा कर का जो भार है एक ही बिंदु पर होता है, तो उसे उस कर को प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। हम इसको बोलें दूसरे शब्दों में, तो यदि किसी कर का प्राथमिक भार अर्थात कर की जो राशि है जमा करने का दायित्व जिस व्यक्ति या संस्था पर हो और अंतिम रूप से कर उसी व्यक्ति या संस्था द्वारा चुकाया जाता हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत हमको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे कर देखने को मिलते हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर देखें तो हमको यहाँ पे आयकर देखने को मिलता है,
निगम कर की अगर बात करें, निगम कर भी हम इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर में देखने मिलता है, व्यय कर भी इसके अंतर्गत देखने मिलता है। साथ में बात करें तो संपत्ति कर देखने को मिलता है, उसके बाद संपदा शुल्क देखने को मिलता है। उपहार की बात करें तो उपहार भी आप एक प्रकार का जो है प्रत्यक्ष कर के रूप में आता है। ब्याज कर भी देखने को मिलता है। तो ये सभी कर क्या है, प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। और प्रत्यक्ष कर जो है भारत के कर राजस्व में 55% का योगदान करते हैं। प्रत्यक्ष करों की प्रकृति अदायगी की योग्यता के सिद्धांत पर आधारित होती है। जितनी अधिक आय होगी प्रगतिशीलता के अनुसार उतना ही अधिक कर उसको देना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष करों की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा प्रगतिशील यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा मतलब जिस व्यक्ति पर उसका लगाया जाता है और भार और कोई सहन करता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसे जीएसटी मुख्य रूप से जो है अप्रत्यक्ष कर है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे टैक्स को यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं किसके अंतर्गत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो पहले हम विस्तार से बात करेंगे प्रत्यक्ष कर के बारे में। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आयकर की बात कर लेते हैं, निगम कर की, व्यय कर की, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, उपहार कर और ब्याज कर। तो ये सभी कर हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। जैसे आयकर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आयकर मतलब इनकम टैक्स इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स इसको बोला जाता है। तो किसी व्यक्ति विशेष की जो शुद्ध आय है, ठीक है, जो व्यक्ति की शुद्ध आय होती है उस पर जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स, यानी कि आयकर इसको बोला जाता है। और आयकर जो स्रोत है उसके अंतर्गत हम देखें तो क्या क्या चीज़ देखने मिलती है। एक तो वेतन देखने मिलता है, दूसरा व्यापार देखने मिलता है, या फिर कोई व्यवसाय या प्रोफेशन है वो हमको देखने मिलता है। तो इन सभी से जो आय होगी उसका ये स्रोत माना जाता है। संपत्ति से आय हो रही, ब्याज से प्राप्ति हो रही, लाभांश यानी डिविडेंड्स जो होता है उसमें सम्मिलित किया जाता है। और एक और देखने को मिलता है सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा इसकी वसूली संभव होती है आयकर के संबंध में। ठीक है, और यहाँ पे वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में पूरे जो आयकर दाता है उसमें से लगभग 3.5% लोग ही करदाता है। मतलब इतने प्रतिशत 100% में से 100% को यहाँ कर देना चाहिए, परंतु यहाँ मात्र 3.5% लोग ही क्या देते हैं, आयकर को यहाँ पर चुकाते हैं। और भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह संख्या अत्यधिक कम देखने को मिलती है। फिर होता है एक उपहार कर। उपहार कर का मतलब होता है गिफ्ट टैक्स इसको बोला जाता है। गिफ्ट टैक्स मतलब उपहार देने के लिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति मतलब यहाँ अगर देखें तो कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के उपहार प्राप्त करने पर यहाँ पे इस कर को चुकाया जाता है। मौद्रिक मूल्य पर उपहार कर लगाया जाता है, परंतु उपहार कर के अंतर्गत हम देखें तो निम्नलिखित उपहारों को कर से छूट प्राप्त है। जैसे अगर बात करें हम कोई रिश्तेदारों की, मतलब कोई रिश्तेदारों को हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, गिफ्ट। जैसे रिश्तेदारों में हम बोल सकते हैं पति पत्नी, पत्नी भाई बहन, अपने माता पिता, इन सभी को दादा दादी से प्राप्त उपहार है, इनको यहाँ पे क्या करते हैं, छूट दी जाती है। विवाह के संबंध में अगर कर मतलब जो उपहार दे रहे हैं तो उसमें भी छूट है। किसी की वसीयत या उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति पर भी यहाँ छूट होती है। और किसी पंजीकृत स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोष से प्राप्त उपहार को भी यहाँ पे छूट दी जाती है। फिर बाद में देखें तो वर्ष 1957 में एक चीज़ देखने को मिलती है। वर्ष 1957 में भारत में उपहार कर जो है सर्वप्रथम 1957 में लाने की संस्तुति दी गई थी। और लाने की संस्तुति एक समिति के द्वारा दी गई थी जिसका नाम था कोल्डार समिति। कोल्डार समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और बाद में 1998 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है उपहार कर के बारे में। फिर नेक्स्ट जो है निगम कर देखने को मिलता है। निगम कर का मतलब होता है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी अथवा निगम द्वारा अपने व्यापार में प्राप्त की गई जो शुद्ध वार्षिक आय है, ठीक है, शुद्ध जो वार्षिक आय होती है व्यापार या फिर हम बोल सकते हैं निगम के द्वारा अपने मतलब जो है प्राप्त की गई शुद्ध वार्षिक आय, जिसे नेट एनुअल इनकम बोलते हैं, उस पर लगाया जाने वाला जो भी कर होता है, ठीक है, उस पर लगाया जाने वाला जो कर होता है उसको बोला जाता है यहाँ पे निगम कर। और इसे कॉरपोरेशन कर या कंपनी कर भी कहा जाता है। निगम कर देश में व्यापार करने वाली जो घरेलू मतलब जो कुछ कंपनियां घरेलू होती है, साथ में कुछ कंपनियां क्या होती है, विदेशी होती है। तो घरेलू और विदेशी कंपनी दोनों प्रकार की कंपनियों पे यहाँ पे लगाया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है, यानी कि सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2019 की बात करें तो यहाँ पे देखिए
सितंबर 2019 के में जो है कंपनियों के लिए निगम कर की जो आधार है उस पर जो है 30% से घटाकर 22% कर दिया। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें तो इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर, ठीक है, मिनिमम जो अल्टरनेटिव टैक्स है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जिसे हम MAT बोलते हैं, इससे भी छूट दे दी गई है। विनिर्माण के क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली जो भी कंपनी है, निगम है, जो कंपनियां शुरू की जानी, उनको 31 मार्च 2023 के पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की जो आधार दर है वो 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। अब बाद में देखते हैं हम न्यूनतम वैकल्पिक कर। न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या होता है, तो यहाँ इसके संबंध में देखने को मिलता है, इसको MAT बोला जाता है। MAT मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इसको बोला जाता है। और ऐसी कंपनियां जिनका निबल लाभ है, ऐसी कंपनियां जिसका जो निबल लाभ है वो तो मतलब जो हो वो एक प्रकार से धनात्मक हो, धनात्मक मतलब प्लस पॉइंट पर हो, परंतु सरकार द्वारा दी जाने वाली जो छूट है, सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट या रियायतों का लाभ उठाने के बाद यदि निबल लाभ यानी शुद्ध लाभ जो है शून्य हो जाए तो इन्हें जो है कुछ भी निगम कर ना देना पड़े, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें शून्य कर वाली कंपनी कहते हैं। मतलब ऐसी कंपनी जो कर नहीं चुका सकती, कर नहीं चुका सकती मतलब जिनके ऊपर कर का भार नहीं रहता। और वित्त मंत्री जो P चिदम्बरम है, उन्होंने 97-98 के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर को लागू किया था। 1997-98 का जो बजट है इसमें न्यूनतम वैकल्पिक कर को लागू किया गया था। तो ये तो हो गया एक प्रकार से मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। उसके बाद एक और कर देखने को मिलता है इनकम मतलब हमारी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, जिसे बोला जाता है पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर का मतलब होता है कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल CGT यानी कि कैपिटल गेन टैक्स इसको बोला जाता है। और कोई भी जो प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटी होती है, जैसे कि हम बात करें शेयर है या फिर हम बात करें डिवेंचर है, इसके अलावा देखें तो मकान है या फिर अन्य कोई संपत्ति है, जब अपनी जो क्रय लागत है या निर्माण लागत से अधिक मूल्य पर बिकती है तो इससे होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहा जाता है। और यदि कोई प्रतिभूति जैसे कि शेयर है अपने क्रय के 1 वर्ष के अंदर बिकती है तो इस पर होने वाला जो लाभ है वो हम देख सकते हैं अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। और इस पर जो कर लगता है उसे भी पूंजीगत लाभ कर भी बोला जाता है। तो ये हम देखने को मिला, क्या हमको देखने को मिला, प्रत्यक्ष कर के संबंध में हमने बहुत सारी चीज़ें इसके बाद हमने पढ़े हैं। देखिए यहाँ हमको एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे कुछ शेयर होते हैं, शेयर के संबंध में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ है, उस पूंजीगत लाभ कर को STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसको बोला जाता है, उससे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रत्यक्ष कर और देखने को मिलते हैं अन्य, जैसे कि व्यय कर है जिसे एक्सपेंडिचर टैक्स बोलते हैं। तो ये जो कर है वर्ष 1989 में लागू किया गया, 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जिसे फ्रिंज FBT बोला जाता है। और कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन के बदले जो सुविधा देती है उसे सीमांत लाभ कहते हैं, मतलब यहाँ फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। और एवं इस पर लगने वाला जो कर है उसको सीमांत लाभ कर बोला जाता है। फिर देखिए लाभांश वितरण कर जिसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोला जाता है, 2007-08 में प्रारंभ किया गया। वर्तमान कंपनियों को अपने शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश पर लागू अधिभार और उपकर सहित 15% की दर से DDT जिसे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं ये देना होता है। और वर्ष 2020-21 के बजट में इसे हटाकर लाभांश कराधान की क्लासिकल जो प्रणाली है उसको अपनाने का प्रस्ताव किया गया। वस्तु विनिमय कर की बात करें तो कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसको बोला जाता है। और वस्तु शेयर बाजार जिसे कम्युनिटी मार्केट बोलते हैं उसमें वस्तु के लेन देन पर लगने वाले कर को वस्तु शेयर कर कहा जाता है। और इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यक्ष कर थे जिसके बारे में हमने देखा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हमारे अप्रत्यक्ष कर यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने अभी पढ़े हैं। बाकी के जो टॉपिक है हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखेंगे। तो हमने देखे हैं कर क्या होता है, ठीक है, कर क्यों लगाए जाते हैं, लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं। और नागरिकों से अप्रत्यक्ष रूप से जो सेवाएं प्रदान करते हैं उसके लिए यहाँ पे ये जो है वसूले जाते हैं। कर आरोपण के जो उद्देश्य है वो हमने देखें। कर प्रणाली के प्रकार देखें, कितने प्रकार की कर प्रणाली होती है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें। कराघात और करापात क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कर के प्रकार देखें जो अलग अलग प्रकार से यानी कि लगाए जाने के आधार पर और अधिकार क्षेत्र के आधार पर देखें। फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत प्रत्यक्ष में हमने देखे विभिन्न प्रकार के कर, उसके बारे में हमने विस्तार से यहाँ पर जाना। और जो अन्य कर है वो भी हमने देखे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट में अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो है चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी आपको पढ़ाई से संबंधित। और
MPPSC प्री से रिलेटेड जो न्यू सिलेबस है उसके लिए यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। डेली की डेली जो है अभी मध्य प्रदेश वाले टॉपिक चल रहा है, उसके बाद आपको अन्य जो सब्जेक्ट है यानी कि बायोलॉजी है, मतलब साइंस है, साइंस से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेंगे, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन सभी चीज़ों की आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी जो आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में। इसके पहले हमने प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा और कुछ बेसिक चीज़ें जाने हैं कर के संबंध में, तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए हमने अप्रत्यक्ष यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष कर के संबंध में बहुत सारे टैक्स पढ़े, जैसे कि आयकर है, उपहार कर है, निगम कर है, न्यूनतम वैकल्पिक कर जिसे एमएटी बोला जाता है, और पूंजी लाभ कर। इसके बाद हमने कुछ अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष कर देखे, जैसे व्यय कर है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, लाभांश वितरण है, उसके बाद वस्तु विनिमय कर। तो ये चारों हमने देखे। उसके बाद अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष करों की। तो अप्रत्यक्ष कर होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यानी कि करापात मतलब जो जिस पर जो है भार आ रहा है, और मतलब जो जिस व्यक्ति पर कर लगाया जा रहा है, और कराघात यानी कि जिस पर भार आ रहा है, ये दोनों अगर अलग अलग है, मतलब ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें वस्तुओं जो है और सेवाओं पर, वस्तुओं और सेवाओं पर यहाँ पे इसको लगाया जाता है और इसमें कर के भार को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाना संभव होता है। इसमें कराधान और करापात अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। जिस प्रकार हमने प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा था, वहाँ करापात और कराधान एक ही व्यक्ति पर, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं, और इसमें जबकि अलग अलग होते हैं। इसमें करारोपण की जो प्रणाली है कठिन होती है, तथा अनुमान लगाना भी यहाँ आसान नहीं होता। अनुमान लगाना आसान नहीं होता मतलब कितना कर लगेगा ये भी यहाँ पे संभव नहीं होता। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जो अप्रत्यक्ष कर है उसके अंतर्गत। इसके बाद हम देखें तो ये जो है, मतलब ये जो कर है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन तथा उनके क्रय विक्रय पर लगाए जाते हैं। वस्तुओं व सेवा एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित की जाती है, इसलिए उन पर लगने वाला कर भी क्या होता है, स्थानांतरित होते जाता है। अब यहाँ देखिए आपको अलग अलग प्रकार से जो कर देखने मिलेंगे। तो हम सिंपल अगर देखें तो जैसे आयकर का जो भूमिका रहती थी भारत के कर राजस्व में, यहाँ पे भारत का अप्रत्यक्ष कर जो है, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें 55% यहाँ पर राजस्व में हिस्सा रहता था, परंतु अप्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा है वो हमको 45% देखने को मिलता है। तो देखिए काफ़ी कम है यहाँ पे इससे। और अप्रत्यक्ष करों की जो प्रवृत्ति होती है प्रतिगामी होती है। प्रतिगामी का मतलब होता है, देखिए एक होता है प्रगतिशील मतलब आय बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पे क्या बढ़ते जाता है, आय बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो है कर की जो राशि है वो बढ़ते जाती है। परंतु प्रतिगामी का मतलब इसके विपरीत, यानी कि आय बढ़ने के साथ साथ उसके कर की जो राशि है वो क्या होती है, घटते जाती है। तो इसलिए रिग्रेसिव या प्रवृत्ति प्रतिगामी इसको बोला जाता है। अप्रत्यक्ष कर के कारण ही वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। और अप्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से हम देखें तो हमको देखने मिलता है, जैसे
उत्पाद शुल्क देखने को मिलता है, साथ में हम देखें तो हमको सीमा शुल्क देखने को मिलता है, इसके अलावा हमको बिक्री कर देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है, एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 की मैं बात करूं, 1 जुलाई 2017 को एक नया कर यहाँ सामने आया, जिसे एक राष्ट्र एक कर के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है जीएसटी, यानी कि जो वस्तु एवं सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोला जाता है जीएसटी। इसके लागू होने के पश्चात जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क मतलब ये वाला, सीमा शुल्क को छोड़कर सभी अन्य अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिए गए और इन करों को समाकलित रूप से जीएसटी में शामिल कर लिया गया। और जो कर है, यहाँ देखिए कर समाप्त होने का जो आशय है, हम ऐसा नहीं बोल सकते पूर्णतः समाप्त हो गए, पूर्णतः समाप्त न होकर मात्र जो वस्तु एवं सेवाओं से ये समाप्त हुए, जो कि वस्तुओं व सेवा यानी जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिए गए। आयात की हुई जो वस्तु है उस पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी के साथ अब जो है जीएसटी, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो हमको एक आईजीएसटी पढ़ने को मिलेगा। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, ये लगेगा। तो ये देखने को मिलता है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अप्रत्यक्ष कर है जिनकी अगर बात करें यहाँ पे तो हमको देखने को मिलता है, पहला होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क का मतलब होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसको बोला जाता है। किसको? केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोला जाता है। और इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे तो देखिए, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है केंद्र सरकार के मतलब केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, केंद्र सरकार देश के अंदर मतलब एक कंट्री है, एक देश है, एक कंट्री है, उसके अंदर की बात है ना, उसके अंदर जो भी वस्तुएं यहाँ पे उत्पादित की जाती है, जो भी वस्तु उत्पादित की जाती है उस पर लगाना होता है। परंतु मादक वस्तुओं की अगर बात करें, मादक वस्तुओं में क्या क्या आती है? मादक वस्तुओं में आपको देखने मिलेगा शराब, साथ में गांजा है, तंबाकू है, इन सभी चीज़ों की अगर बात करें तो ये मादक वस्तुएं कहलाती है। इन पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। मतलब इन पर कौन लगाएगा? इन पर जो है राज्य सरकार लगाएगी। बाकी जो देश के अंदर जो भी उत्पादन होता है उस पर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वो लगाने का काम कौन करेगी? केंद्रीय सरकार करेगी। ठीक है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जिसकी बात करें हम तो यहाँ पे जीएसटी देखने को मिलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके लागू हो जाने से इस कर की जो संरचना है वो काफ़ी बदल चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो कर है अप्रत्यक्ष कर के रूप में सेवा कर देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स के रूप में देखने को मिलता है, जिसे सेवा कर बोला जाता है। और विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के बदले, मतलब जैसे सेवाएं प्रदान की जाती है तो उन सेवाओं को प्रदान करने के बदले यहाँ पे लिया जाने वाला जो कर होता है वो कहलाता है सेवा कर। और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि हम देखें तो एक समिति आई थी जिनका नाम था, समिति का नाम क्या था? चेलैया समिति। चेलैया समिति जो कि वर्ष 1991 में देखने को मिलती है। तो इसकी अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया। और साथ में हम देखें तो 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? जीएसटी लागू हो गया। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद सेवा कर का जो है पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी कि अलग से ये नहीं लगाया जाएगा। अब किस में अधिग्रहित कर लिया गया? अब ये जो है सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई सेवा कर से संबंधित। इसके अलावा सेवाओं से संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में नकारात्मक सूची में शामिल 17 सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं पर सेवा कर लागू है। और एक और चीज़ हमको देखने मिलती है 88वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यानी कि संविधान संशोधन है, उसके द्वारा सेवा कर को संवैधानिक दर्जा देते हुए आर्टिकल नंबर 268 का ए एवं केंद्रीय सूची में इसको 92C के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब संवैधानिक जो है संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है और यहाँ पे इसको जोड़ लिया गया है। और एक और चीज़ देखिए, जो स्वच्छता यानी कि हम बात करें स्वच्छ पर्यावरण उपकर है, उसको छोड़कर अन्य सभी उपकर एवं अधिभार वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल कर लिए गए वर्तमान में। तो ये हो गया हमारा सेवा कर के संबंध में। उसके बाद देखिए आपको देखने को मिलता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। इसको क्या बोला जाता है? कस्टम ड्यूटी इसको बोला जाता है सीमा शुल्क को। और सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो हम अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही पढ़ रहे थे, ये ज़्यादा हमको याद नहीं रखना। और ये क्या होता है? निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, और साथ में जो है आयात यानी कि इम्पोर्ट। तो निर्यात और आयात, जो देश से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुएं तथा जो विदेशों से आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर यह लगाया जाता है। और इसी आधार पर सीमा शुल्क को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे? एक तो होता है निर्यात और एक होता है आयात। निर्यात सीमा शुल्क और एक आयात सीमा शुल्क इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी और आयात मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी इसको बोला जाता है। सीमा शुल्क से जुड़े सभी विषय हम देखें तो ये जो होता है
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं CBEC। CBEC का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंतर्गत ये सारे जो है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड हम देखें तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर क्या होता है? केंद्रीय बिक्री कर का मतलब होता है, यहाँ पे देखें, इसको सेंट्रल सेल टैक्स बोला जाता है, CST इसको बोला जाता है, सेंट्रल सेल टैक्स। और केंद्र सरकार द्वारा दो राज्यों के मध्य, दो राज्य मतलब कोई भी राज्य हो सकते हैं, दो राज्य जो भारत के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के द्वारा दो राज्यों के मध्य अगर वस्तुओं का व्यापार किया जाता है तो उस पर लगने वाला कर को केंद्रीय बिक्री कर कहा जाता है। और GST के लागू होने के बाद इसे क्या कर दिया गया है? क्रॉस यानी कि समाप्त कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट कर देखने को मिलता है जिसका नाम है मूल्यवर्धित कर। मूल्यवर्धित का मतलब होता है, इसको बोलते हैं वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जिस प्रकार उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करने के पश्चात जो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो जिस प्रकार उत्पादन से लेकर जो उपभोक्ता तक की पहुंचने की प्रक्रिया होती है उसमें जो है ये कर को जोड़ा जाता था। तो इसका अगर बात करें तो एक समिति आई थी जिसका नाम था असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति की संस्तुति पर भारत में वेट लागू हुआ था। और कोई भी वस्तु उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में कई चरणों से गुजरती है। मतलब जब हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचने के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स का उसको सामना करना पड़ता है यहाँ बीच में। तो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। और उत्पादन से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में उसमें विभिन्न सेवाएं जुड़ती जाती है। यहाँ पे बीच में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की सेवाएं इसमें ऐड होते जाती है। और इस पद्धति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किसको लागू किया गया था? वेट को, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे हम मूल्यवर्धित कर बोलते हैं, इसको लागू किया गया, इसका विकास हुआ। और वेट उत्पादन से उपभोग तक के जो प्रत्येक चरण है उसमें आरोपित किया जाता है। यानी कि उत्पादन से उपभोग तक के जो प्रत्येक चरण है, 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, उस पर प्रत्येक जगह वेट हमको देखने को मिलता है। इस प्रणाली के माध्यम से करों की बहुलता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। और वेट लागू होने से पहले विभिन्न राज्यों द्वारा वस्तुओं के उत्पादन पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिससे वस्तुओं के मूल्य में बड़ी जो असमानता देखने को मिलती थी। इसी कारण से वस्तुओं के मूल्य विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न देखने को मिलते। और वेट व्यवस्था, वेट मतलब वैल्यू एडिड टैक्स जो प्रणाली है उसमें संपूर्ण भारत क्षेत्र में चुंगी तथा चुंगी कर जिसे हम बोलते हैं और प्रवेश कर को छोड़कर शेष जो सभी शुल्क है उसको समाप्त कर दिया गया। स्वीकृत व्यवस्था पर जो है निगरानी रखने हेतु सभी व्यापारियों को एक टिन नंबर, TIN नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। टिन नंबर दिया गया, टिन संख्या दी गई। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने मतलब जब GST लागू हुआ तो GST लागू होने पर जो मूल्यवर्धित कर है यानी कि वेट है यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स है, इसको समाप्त कर दिया गया GST के पश्चात। और वेट प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं भी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि भारत में वेट व्यवस्था जो है 1 अप्रैल, भारत में वेट व्यवस्था जो है 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई थी। इसके पश्चात 2007 में तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में, 1 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। साथ में हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन जगह हमको जो है ये जो बिक्री कर है यहाँ पे नहीं था, अतः यहाँ पे वेट भी अस्तित्व में नहीं था। वेट को लागू करने वाला प्रथम राज्य हम देखें तो हरियाणा देखने को मिला और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश देखने को मिला। हालांकि GST लगने के पश्चात इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये हमने देखे यहाँ पे मूल्य वर्धित जो कर है उसके बारे में यहाँ पे देखें। इसके बाद आपको जो है एक दो चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है यहाँ पे, चलो हम इसके बारे में यहाँ थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। एक होता है उपकर। उपकर मतलब होता क्या? उपकर मतलब होता है शेष, ठीक है। और एक होता है अधिभार, ठीक है। एक क्या होता है? अधिभार। अधिभार का मतलब होता है सरचार्ज, ठीक है। एक होता है शेष और एक होता है अधिभार, और दोनों का मतलब यहाँ देखें तो उपकर का मतलब जो होता है शेष होता है और अधिभार का मतलब होता है सरचार्ज, ठीक है। तो कर की जो दर है उस पर लगाया गया, मतलब यहाँ पे हम देखें शेष के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यानी कि कर आधार पर लगाया गया जो अन्य कर है उस पर, उसको जो उपकर बोला जाता है। परंतु अगर अधिभार की अगर बात करूँ तो अधिभार का मतलब क्या होता है? कर की दर पर लगाया गया अतिरिक्त कर भार जो कहलाता है क्या? सरचार्ज कहलाता है। जैसे यहाँ उपकर में क्या होता है? कोयले पर लगाया गया स्वच्छ पर्यावरण का जो है उपकर कहलाता है। और यहाँ पे सेवा कर पर लगाया जाता है, सेवा कर पर 0.5 का जो % है वो लगाया गया, क्या कहलाता है? सरचार्ज कहलाता है। तो बेसिक चीज़ें थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं GST के बारे में। कुछ और चीज़ें बचेगी तो वो हम देखेंगे कहाँ पे?
वो देखेंगे हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की चीज़ें देखने वाले हैं। तो जीएसटी होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोला जाता है, तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। बाकी की जो विस्तार से चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोला जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तु एवं सेवा कर इसको बोला जाता है। और जीएसटी एक प्रकार की एकीकृत कर प्रणाली है। एकीकृत कर प्रणाली मतलब सभी अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर दिया गया है और इसको लागू होने के पश्चात अन्य जो कर है वो समाप्त कर दिए गए हैं, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वस्तु एवं सेवा पर जो है विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले जो कर है उसको समाप्त करके एक एकीकृत कर प्रणाली कर लगाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। और आर्टिकल नंबर 366 की बात करें, जो कि यहाँ पे संशोधित के अनुसार पीने योग्य जो अल्कोहल है उसको छोड़कर किसी भी वस्तु एवं सेवा कर पर लगने वाला जो कर है वो वस्तु एवं सेवा कर, मतलब किसी भी वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला जो कर है वो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी जीएसटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो जुलाई मतलब 1 जुलाई 2017 को आपको पता होगा जीएसटी को लागू किया गया। और भारतीय जो जीएसटी मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के अंतर्गत जो उपभोग वेट मॉडल है, उपभोग वेट मॉडल पर यह आधारित है। इसके साथ ही हमको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे जीएसटी का प्रारूप देखने को मिलता है। तो जीएसटी का प्रारूप देख सकते हैं आप, देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है जीएसटी के अंतर्गत। तो जीएसटी के अंतर्गत हम देख सकते हैं यह कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक देश एक कर प्रणाली की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि पूर्व में देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क देखिए आपको देखने मिला, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, साथ में हम देख सकते हैं सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क देखने मिला, राज्य स्तर पर बिक्री, प्रवेश शुल्क, मनोरंजन शुल्क, विलासिता शुल्क, ये सभी कर आरोपित किए जाते थे। तो इन सभी करों को किसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया, इन सभी कर को जीएसटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। और जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के कर को अधिग्रहित किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको टैक्स सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, तो केंद्रीय जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले कुछ कर है और राज्य जीएसटी के द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले कुछ कर है। तो यहाँ देखिए आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये देखने को मिलता है, जो कि केंद्रीय जीएसटी मतलब जो केंद्र के द्वारा यहाँ देखने को मिलता है, केंद्र के अंतर्गत आता है, जीएसटी में शामिल हो गया। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क, उसके बाद हम देखें अतिरिक्त सीमा शुल्क, साथ में हम देखें केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले अधिभार तथा उपकर देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए वेट यानी वैल्यू एडिड टैक्स जो राज्य के अंतर्गत था ये आपको देखने को मिलता है जीएसटी के अंतर्गत। खरीद कर, मनोरंजन कर, विलासिता शुल्क, उसके बाद देखिए प्रवेश शुल्क देखने को मिलता है, चुंगी। उसके अलावा विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, जिसकी बात करें तो अखबार है, टीवी है, रेडियो, इन सभी को छोड़कर हमको यहाँ विज्ञापन शुल्क देखने को मिला, तो जो कि जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। लॉटरी व जुआ पर लगने वाला जो कर है, राज्य द्वारा लगाए जाने वाले अधिभार एवं उपकर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जीएसटी का जो इतिहास है, कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। देखिए सन 2000 की बात करें तो केंद्र सरकार ने जीएसटी पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसका नाम था असीम दास गुप्ता समिति, और ये असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई गई थी। फिर वर्ष 2003 में एक अप्रत्यक्ष कर पर गठित एक केलकर समिति आई थी, जिसने वेट सिद्धांत पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया। साथ में 2006 और 2007 की बात करें तो इसमें बजट में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, इन्होंने वर्ष 2010 से जो है जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा। इसके पश्चात भारत में जीएसटी को लागू करने की जो सिफारिश है सबसे पहले 13वें वित्त आयोग इसमें देखने को मिली। वर्ष 2011 में जीएसटी विधेयक 115वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यहाँ सामने आया, परंतु ये जो है असफल रहा। फिर भारत में 17 वर्षों से अधिक का इतिहास रहा और फाइनली 1 जुलाई 2017 को ये जो है साकार हो सका, यानी कि जीएसटी यहाँ फाइनली लागू कर दिया गया। क्या संवैधानिक प्रावधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये आपको याद रखना, और 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जिसके आधार पर यहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत। अब आप देखिए जीएसटी के प्रकार देख लेते हैं, तो ये हमारा जीएसटी यहाँ पे जो है उसमें संबंधित देख लेंगे, और जीएसटी का जो अन्य चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए जीएसटी के जो प्रकार है वो हमको देखने को मिलते हैं, कितने प्रकार की जीएसटी जो है 4 प्रकार से देखने को मिलता है। कौन कौन से 4 प्रकार, कौन कौन से, एक तो होता है केंद्रीय जीएसटी, एक होता है राज्य जीएसटी, एक होता है एकीकृत, मतलब यहाँ पे देखें तो एकीकृत इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको बोला जाता है, और एक यूटी जीएसटी बोला जाता है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में यहाँ पे जीएसटी देखने को मिलता है। तो केंद्रीय जीएसटी की अगर बात करूँ तो केंद्रीय जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाता है और वह वसूल भी इसके द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ देखें तो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो कर है उसमें हमको उत्पाद शुल्क देखने को मिलता है, ठीक है, उत्पाद शुल्क देख सकते हैं यहाँ पे।
उसके बाद आबकारी शुल्क, आबकारी का अतिरिक्त शुल्क है, सीमा शुल्क है, इन सभी को देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ सेवाएं, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित जो कर है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय जीएसटी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर राज्य जीएसटी, राज्य जीएसटी मतलब एसजीएसटी या स्टेट जीएसटी इसको बोला जाता है। राज्य जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो कर है उनको जो है राज्य मतलब वेट कर यहाँ पे देखा जाता है। वेट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, कर क्रय कर जो होता है, चुंगी होता है, प्रवेश शुल्क है और अन्य प्रकार के कर जो है किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, राज्य जीएसटी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। एक आर्टिकल हम देखें 366, तो 366 के अनुसार जो है यहाँ पे इसके अनुसार यानी संशोधित जो है उसके अनुसार जीएसटी के संबंध में राज्य शब्द का आशय सभी राज्यों तथा उन केंद्र शासित प्रदेशों से है जिनमें ये जो है विधानसभा शामिल होती है। फिर हम देखें एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे एकीकृत जीएसटी बोला जाता है। और ये जो होता है जीएसटी, एकीकृत जीएसटी का प्रावधान यहाँ देख सकते हैं, आईजीएसटी इसको बोला जाता है। और वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाने वाला वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाए और वसूल किया जाए। आईजीएसटी के अंतर्गत प्राप्त कर की जो राशि है राज्यों को होने वाले राजस्व की क्षति हेतु यहाँ पे वितरित की जाती है। तो ये हो गया एकीकृत। एक और होता है संघ क्षेत्र का जीएसटी। संघ क्षेत्र का जीएसटी मतलब यहाँ देखें यूनियन टेरिटरी का जो जीएसटी है वो बोला जाता है। यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत यहाँ पे यूटी जीएसटी की व्यवस्था का प्रावधान उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी है जहाँ उनकी अपनी विधानसभा नहीं है, जैसे कि अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, दमन है, दीव है, दादर नागर हवेली है। इन सभी यूनियन टेरिटरी में जो जीएसटी है यहाँ पे इसका प्रावधान देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिली। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है वो देखिए सेंट्रल जीएसटी, इनको आप देख सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद एसजीएसटी देखने को मिलेगा, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। साथ में जीएसटी परिषद की जो संरचना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो जीएसटी परिषद की जो संरचना है उससे संबंधित यहाँ देखें तो इसकी संरचना में आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय वित्त मंत्री जो पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी वित्त मंत्री होता है वर्तमान में कौन है आपको बताना कमेंट बॉक्स में, वो ही इसके केंद्रीय मतलब जो है पदेन अध्यक्ष होंगे। सभी राज्यों के वित्त मंत्री तथा जो राज्य है उनके द्वारा नामित अन्य मंत्री यहाँ देखने को मिलते हैं सदस्य के रूप में। ठीक है, 31 अभी वर्तमान में है। राज्य के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ये देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए केंद्रीय जो राज्य है, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त सदस्य यहाँ देखने को मिलते हैं। और एक कोरम देखने को मिलता है 50%। ठीक है, केंद्र सरकार का जो कुल बहुमत का जो मूल्य होता है 33% देखने को मिलता है। किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए आवश्यक यहाँ पे 3/4 यानी 75% बहुमत होना जरूरी होता है। और सभी राज्यों का जो कुल बहुमत का मूल्य है 66% देखने को मिलता है। यानी कि देखिए 1/3 की अगर बात करें तो ये केंद्र का रहता है और 2/3 यहाँ पे किसका रहता है, राज्यों का रहता है। तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जीएसटी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। इसके बाद देखिए कुछ और चीज़ें हैं जीएसटी का विभिन्न वर्गों का पर जो है क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी हमको देखने को मिलता है। जैसे पहला बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी पर इसका जो है किस प्रकार से अनुकूल प्रभाव पड़ा। तो अधिकतर वस्तुओं पर या तो कर में छूट या तो केवल 5% कर देखने को मिला। गरीब और आम जनता को अधिकतम यहाँ पर लाभ मिला। गरीबों को उनका हक मिलना सुनिश्चित हो गया और देश के किसी भी हिस्से में छोटे व्यापारियों के लिए समान अवसर मिले। और व्यापार और उद्योग के लिए क्या लाभ हुआ, तो पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न फाइल करने एवं कर का रिफंड प्राप्त करने के लिए समान प्रक्रिया देखने को मिली। निर्माण आपूर्तिकर्ता से खुदरा विक्रेता तथा टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह से करों पर जो कर है उसका उन्मूलन देखने को मिला। अर्थव्यवस्था में क्या लाभ हुआ, तो एकीकृत जो साझा राष्ट्रीय बाजार है उसका निर्माण देखने को मिलता है। भारत को एक विनिर्माण केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देना, साथ ही आर्थिक वृद्धि में 1.5 से 2% तक यहाँ पे अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिलती है। सरल कर व्यवस्था की अगर बात करें तो सरल कर व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले जो वर्तमान अनेक कर है उनकी जगह एक कर से जो है आसानी से देखने को मिलती है। कम छूट के साथ सरल कर व्यवस्था है। देश भर में नियम प्रक्रियाओं एवं कर की दरों में एकरूपता देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग प्रकार से कुछ प्रभाव थे। फिर जीएसटी की सीमा से बाहर रखे गए जो कुछ चीज़ें हैं, तो देखिए जीएसटी की सीमा से बाहर रखे गए जो चीज़ है शराब है, रियल इस्टेट है, 5 प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद, ये सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए आपको जीएसटी जो परिषद है उसका निर्णय देखें तो देखिए जीएसटी से छूट के लिए सीमा जो है 20 लाख रुपए होगी और विशेष राज्यों के लिए जो है 10 लाख रुपए होगी। समेकित छूट सीमा 50 लाख रुपए। जैसे अगर बात करें व्यापारी है 1%, निर्माता है 2%, रेस्टोरेंट है 3%।
और सरकारी मौजूदा क्षेत्राधिकारी छूट योजनाओं को जो है प्रतिपूर्ति योजना में बदल सकती है। कर दर की अगर बात करें तो हमको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे हमको देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 5, 12, 18, 28% देखने को मिलती है। कुछ वस्तुओं और जो सेवाएं होती है, कुछ यहाँ पे देखें तो कुछ वस्तुओं और सेवाएं जीएसटी से मुक्त रखी गई है। साथ में हम देख सकते हैं, देखिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2016 में, जिसके अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स यहाँ डिफाइन किए गए जिसमें जीएसटी का वर्णन है। तो देखिए पहला जो आर्टिकल है, जैसे 246 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, संसद को सीजीएसटी व आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा और राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। दूसरा जो है 269 यानी कि 269 की अगर बात करें तो केंद्रीय बिक्री कर इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो है कर लगाया जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 269 यानी कि 269 का ए, जिसके अंतर्गत आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय विनियमन पर लगेगा ये, आयात पर सीमा शुल्क प्लस आईजीएसटी यहाँ लगेगा, अंतिम राज्य का यह यहाँ जो है मतलब जहाँ पर वस्तु को उपभोग किया जाना है। फिर उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ SEZ जिसे बोलते हैं, इस पर वस्तु सेवा जो है बाहर निकलने पर आईजीएसटी लगेगा। फिर आर्टिकल नंबर 268 यानी कि 268 के ए में हमको सर्विस टैक्स से ये जो है आर्टिकल आप संविधान से हटा दिया गया है। 270 में क्या देखने को मिलता है, बेकर जो केंद्र लगाता है, वसूलता है तथा केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ देखें तो 4 प्रकार से जीएसटी, देखिए यहाँ पे जीएसटी जो है आईजीएसटी और यहाँ पे आईजीएसटी का आधा हिस्सा भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये संवैधानिक प्रावधान था। संवैधानिक प्रावधान मतलब 101वां संविधान संशोधन हुआ मतलब संविधान में, और जिसके तहत यहाँ पे जीएसटी को जोड़ा गया 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को आपको पता होगा कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, पूरे भारत में। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है जीएसटी के अंतर्गत। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय कर एवं राज्य कर के बारे में, तो बाकी जो है अन्य क्लास में हम देखेंगे। यहाँ पे हमने अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात की है, और विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जो पहले बहुत अधिक लगाए जाते थे वो अभी अधिग्रहित कर लिए गए, किसके तहत, अभी अधिग्रहित कर लिए गए हैं जीएसटी के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है जीएसटी के बारे में मुख्य रूप से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय कर एवं राज्य कर के बारे में। तो हमारा जो है टैक्स सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक देख चुके हैं और अब हम देखने वाले हैं केंद्रीय कर एवं राज्य कर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो बात करें हम केंद्रीय कर के बारे में। केंद्रीय कर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टैक्स, ठीक है, यानी कि केंद्रीय कर। और यहाँ अगर बात करें हम संविधान की 7वीं अनुसूची की, 7th शेड्यूल की, तो इसमें प्रथम जो सूची है, प्रथम सूची मतलब देखिए इसमें 3 सूची होती है, 3 सूची यानी कि जो 7 सूची है उसमें आपको देखने मिलेगा एक तो संघ सूची होती है यानी कि सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो ये तीनों सूची का वर्णन कहाँ पे किया गया है, 7th नंबर का जो शेड्यूल है संविधान के अंतर्गत उसमें किया गया है। उसमें पहली सूची आपको देखने को मिलेगी कौन सी, संघ सूची मतलब प्रथम सूची जिसे हम बोलते हैं संघीय कर के रूप में ये जो है वर्णित की गई है। और इस प्रथम सूची को संघीय सूची यानी संघ सूची कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हमको विभिन्न प्रकार के कर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आयकर देखने मिलेगा, आयकर के अतिरिक्त कृषि आय के अतिरिक्त कर मिलेगा, निगम कर देखने मिलेगा, सेवा कर, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं, आयात निर्यात शुल्क देखने को मिलेगा, अफीम व एल्कोहल से संबंधित जो पेय पदार्थ है उनको छोड़कर वस्तुओं के संबंध में उत्पादन शुल्क देखने मिलेगा, जो कि औषधि प्रसाधन उत्पादों सहित देखने मिलेगा। कृषि भूमि से जो भिन्न अन्य संपत्ति है उसके संबंध में हमको यहाँ पे संपदा तथा उत्तराधिकार से संबंधित शुल्क देखने मिलेगा। व्यक्तियों तथा कंपनियों की जो संपत्ति है उसकी पूंजीगत मूल्य पर जो है यानी कैपिटल वैल्यू पर कर देखने मिलेगा कृषि भूमि के अतिरिक्त। और प्रपत्र और स्टाम्प शुल्क इन सभी चीज़ों से संबंधित जो कर है वो केंद्रीय कर के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही शेयर बाजारों की अगर बात करें, सट्टा बाजार, तो इनके व्यवहार पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अन्य कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय, उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, उसके अलावा रेल यात्रियों के जो किराए है, माल भाड़े है उन पर कर, रेल है, समुद्र है, वायु मार्ग है, इनके द्वारा ले जाए जाने वाले जो यात्री है तथा जो माल है उन पर भी यहाँ पे कर लगता है, जिसे हम टर्मिनल टैक्स बोलते हैं। तो ये सभी जो कर है वो किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय कर। और केंद्रीय कर कहाँ पे आते हैं, संघ सूची में। और संघ सूची कहाँ पे है, 7वीं अनुसूची, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची, उसके अंतर्गत हमको 3 सूची देखने को मिलती है, 3 लिस्ट देखने को मिलती है, जिसमें यूनियन लिस्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब संघीय सूची में हम देखें तो संघीय सूची में सम्मिलित जो सभी ऊपर के हमने जो भी कर देखे ये वाले, इन सभी करों से प्राप्त होने वाले संपूर्ण राजस्व की प्राप्ति केंद्र की मतलब जो है
जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी इन सभी कर से वो ओनली केंद्र की नहीं होती है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से इनमें से कुछ करों से प्राप्त राजस्व का बंटवारा मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के मध्य यहाँ पे बंटवारा होता है। और उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे कृषि की बात करें तो कृषि की आय के अतिरिक्त अन्य आय पर जो है कर लगता है, उत्पाद शुल्क लगता है, ये सभी जो है दोनों के मध्य यहाँ पे बंटवारा होता है, यानी कि ओनली केंद्र के द्वारा ये चीज़ें रखी नहीं जाती। इसके अलावा अंतर्राज्यीय व्यापार की अगर बात करें, वाणिज्य की बात करें तो इस पर संघीय सूची में शामिल है ये, परंतु वसूली तथा इनके राजस्व का उपयोग राज्यों के द्वारा किया जाता है। और उपहार कर, जैसे कि मैंने बात किया था, गिफ्ट जो टैक्स है, साथ में व्यय कर है, इनको लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जो कि ना तो केंद्र सूची में है और ना ही राज्य सूची में है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है केंद्रीय कर के अंतर्गत। उसके बाद एक होता है राज्य कर। तो राज्य कर आपको पता है राज्य कर कहाँ पे देखने मिलेगा। अब जैसे मैंने बात किया था 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 लिस्ट है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो दूसरे नंबर की जो सूची है जो कि राज्य सूची कहलाती है, द्वितीय सूची, इन सभी में जो है राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किए जाने वाले सभी कर यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। और राज्य सरकार मतलब यदि चाहे तो उनके द्वारा यह अधिकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र द्वारा कर जो है राजस्व संग्रहित करके है उस राज्य सरकार को दे दिया जाता है, यानी कि ये अगर चाहे तो ये सेंटर को स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर सकता है ये अधिकार, और सेंटर उसको वसूल कर जो है राज्य को प्रोवाइड कर देता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। साथ ही हम देखें हमको वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, यानी पश्चिम बंगाल भारत में, और इसके अलावा हमको जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य समस्त राज्य सरकारों ने कृषि भूमि पर संपदा शुल्क वसूल करने का अधिकार केंद्र को सौंप दिया है। मतलब ये दोनों राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों राज्यों के अलावा सभी जो राज्य है उन्होंने क्या करा है, केंद्र सरकार को कृषि भूमि पर संपदा शुल्क वसूलने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार को दे रखा है। तो ये सारी चीज हमको देखने को मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो कर है जो राज्य कर के अंतर्गत आते हैं, जो कि 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। लगान या भूमि कर हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए माल के क्रय विक्रय पर कर जो है देखने को मिलता है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पे कृषि आय कर देखने को मिलता है, भूमि तथा भवन कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, मदिरा, नशीले पदार्थ आदि से संबंधित जो उत्पादन शुल्क है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले जो माल है उस पर भी टैक्स लगता है। खनिज अधिकारों पर कर लगता है जिसके अंतर्गत संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन ही होना चाहिए। विद्युत के उपयोग से संबंधित विक्रय पर कर है। गाड़ियों, पशुओं, नावों पर जो कर है। सड़क है, आंतरिक जलमार्ग है, यात्रियों के माल के आवागमन के अंतर्गत जो कर लगता है। विलासिता से संबंधित जैसे कि मनोरंजन है, जुआ, इन सभी पे जो कर लगता है वो राज्य कर के अंतर्गत आता है। पथ कर यानी टोल टैक्स जिसे हम बोलते हैं। पेशे यानी कि प्रोफेशन है, व्यापार है, आजीविका है, रोजगार पर कर है, विज्ञापनों पर कर है जिसके अंतर्गत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के विज्ञापनों के अतिरिक्त विज्ञापन कर देखने को मिलते हैं। तो इन सभी में जो कर लगेंगे वो कहलाएंगे राज्य कर। और राज्य कर कहाँ पे आते हैं? 7वीं अनुसूची, जो संविधान की 7वीं अनुसूची उसमें 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट में स्टेट लिस्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल की जाती है। इसके बाद हमको एक चीज देखने को मिलती है जो कि है केंद्र तथा राज्य के मध्य जो है कर राजस्व का विभाजन। तो यहाँ देखिए केंद्र तथा राज्य के मध्य कर राजस्व का विभाजन। तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की जो व्याख्या है वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए जैसे आपने संविधान पढ़ा तो संविधान में आपने केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो देखा, और इसमें आपको जो आर्टिकल नंबर 264 से 293 ये इन आर्टिकल में आपको वित्तीय संबंध की जो व्याख्या है, वित्तीय संबंध की व्याख्या जिसके अंतर्गत स्टेट प्लस सेंटर, सेंटर प्लस स्टेट को यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है संविधान के अंतर्गत। और इनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जबकि राज्य स्तर के विषय पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। और शेष विषय की अगर बात करें तो वैसे जो विषय है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उन पर कर लगाने संबंधी जो निर्णय है उसका अधिकार केंद्र को है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद की स्थिति होती है तो सेंटर ही यहाँ पर पावरफुल माना जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। जो मतलब केंद्र सरकार द्वारा आरोपित करों को मुख्य रूप से हमको देखने को मिलेगा 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। पहला तो देखिए केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहित और स्वयं के द्वारा उपयोग, ठीक है। तो ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं यानी कि केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, साथ में उसके द्वारा वसूले भी जाते हैं और केंद्र के द्वारा स्वयं ही उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो हम बात करें यहाँ पे
सीमा शुल्क इसकी श्रेणी में आता है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो कर होते हैं वो होते हैं ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, मतलब केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, संग्रहित भी केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, और उसमें से यानी कि सेंटर प्लस स्टेट दोनों के मध्य यहाँ पे कुछ बंटवारा देखने को मिलता है। तो पहले तो ये स्वयं उपयोग करता था, दूसरा ये स्टेट के साथ में भी यहाँ पे शेयर कर रहा है। तीसरा जो प्रकार का जो कर होता है वो केंद्र द्वारा आरोपित किए जाते हैं परंतु राज्य द्वारा इसका संग्रहण किया जाता है और उपयोग किया जाता है। जैसे मतलब ऐसे कर जो केंद्र द्वारा आरोपित किए जाते हैं और साथ में जो है क्या किए जाते हैं, यहाँ पे केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, किंतु संग्रहण उनका कौन करता है, संग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और उपयोग भी जो है राज्यों के द्वारा ही किया जाता है। उपयोग भी किसके द्वारा किया जाता है, राज्यों के द्वारा। जैसे हम बात करें, हमको देखने को मिलता है स्टाम्प जो शुल्क है, स्टाम्प शुल्क इसके अंतर्गत आता है। साथ में औषधि से संबंधित जो प्रसाधन से संबंधित जो उत्पाद शुल्क है वो सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, इस प्रकार का जो तीसरा प्रकार का कर है इसमें आती है। कुछ होते हैं केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, साथ में संग्रहित भी किए जाते हैं, परंतु उनका टोटल जो उपयोग है वो कौन करता है, राज्यों के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि पहले सेंटर उसको आरोपित करेगा, संग्रहित भी करेगा और प्रदान किसको कर देगा, प्रदान कर देगा राज्यों को। तो ये सभी प्रकार के जो कर है वो हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो कर राजस्व का विभाजन है वो 4 प्रकार से देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमको स्थानीय महत्व की जो वस्तु है उस पर कर लगाने का अधिकार राज्य को प्राप्त देखने को मिलता है और केंद्र एवं राज्य को अलग अलग स्रोतों से गैर राजस्व कर की जो प्राप्ति है, गैर राजस्व की प्राप्ति भी होती है। केंद्र के गैर राजस्व जो स्रोत है उसमें हमको रेलवे से संबंधित देखने को मिलेगा, केंद्र के अंतर्गत पोस्ट एवं टेलीग्राफ प्रसारण आदि में इसमें शामिल है, यानी कि केंद्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल है। उसके अलावा राज्य को भी गैर राजस्व के रूप में वन है, सिंचाई है, इसके साधन तथा राज्यों के उपक्रम से प्राप्त जो लाभ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा केंद्र और राज्य में कर का राजस्व का विभाजन। उसके बाद हम देखने वाले यहाँ पे कुछ ऐसी मत जो देखिए हमने यहाँ पे 4 कैटेगरी देखी ना। देखिए, केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, स्वयं उपयोग किया जाता है। फिर केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, कुछ भाग आपको राज्यों को देखने को मिलेगा, उनमें से मतलब बंटवारा हो जाता है। फिर केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, राज्य के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं और राज्य के द्वारा ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, और चौथे प्रकार के जो देखने को मिलेंगे, केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं और पूरा भाग उनको राज्य को दे दिया जाता है। तो उन्हीं में से देखिए यहाँ पे जैसे कुछ प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है वो हम देखने को मिलेगा। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आयकर यानी इनकम टैक्स आपको देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स मतलब जो मतलब व्यक्ति की शुद्ध आय पर लगता है। फिर निगम कर कंपनी से रिलेटेड देखने को मिलेगा, व्यय कर है, संपत्ति कर है, पूंजी लाभ कर है, लाभांश वितरण कर है, ब्याज कर है। ठीक है, इसके अलावा आप उपहार कर की बात करें तो ये देखने को मिलेगा, संपत्ति कर है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी कि जो सीमांत लाभ जो है उससे संबंधित टैक्स है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन से संबंधित जो टैक्स है, प्रतिभूति व्यापार कर जिसे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सभी क्या है, एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर, तो जैसे सीमा शुल्क है, जैसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसे बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आज की डेट में अगर बात करें तो। उसके बाद केंद्रीय बिक्री कर यानी कि यूनियन सेल्स टैक्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष कर है और ये केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रकार है वो हम देखें, राज्य सरकार के द्वारा आरोपित जो है वो एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर है, मतलब जिनको राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है या लगाया जाता है। तो व्यापार एवं बिक्री कर इसके अंतर्गत आता है, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क आता है, राज्य उत्पाद शुल्क आता है, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर आता है, वाहनों पर कर आता है, परिवहन पर कर आता है। उसके बाद प्रवेश कर जिसे चुंगी कर भी बोला जाता है, विज्ञापन पर शुल्क, विज्ञापन पर कर है, विद्युत पर जो है कर या शुल्क है, शिक्षा उपकर है और सट्टेबाजी पर कर है। ये सभी जो है वो किसके द्वारा आरोपित किए जाते हैं, राज्य के द्वारा आरोपित किए जाते हैं और एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। और ये वाले जो है ये भी अप्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रत्यक्ष कर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। अब एक और प्रकार हम देख लेते हैं जो कि मतलब जो प्रत्यक्ष कर है और जो राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, जैसे कि भू राजस्व कर है, कृषि आय पर कर है, होटल जो प्राप्ति है उस पर भी कर है, व्यवसाय पर कर है, अचल संपत्तियों पर कर है, रोजगारों पर जो कर है वो देखने को मिलेगा, पथ कर यानी कि टोल टैक्स हमको देखने को मिलेगा। तो ये सभी एक प्रकार के क्या है, ये जो है राज्य सरकार के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, हमने संपत्ति कर के बारे में बात की, तो संपत्ति कर में हम देख सकते हैं 3 प्रकार के देख सकते हैं। जैसे एक होता है उपहार कर, दूसरा होता है संपत्ति कर और तीसरा होता है संपदा शुल्क।
तो ये 3 प्रकार हमको देखने को मिलेगा। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स इसको बोला जाता है, और उपहार को हम गिफ्ट टैक्स बोल सकते हैं। संपत्ति मतलब वेल्थ टैक्स, और संपदा मतलब एस्टेट टैक्स। ठीक है, रियल एस्टेट होता है ना, उसी प्रकार का यहाँ संपदा टैक्स देखने को मिलता है। और वर्ष 1998 की बात करते हैं। वर्ष 1998 के बाद यह नियम बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी अवसर के यानी कि शादी विवाह या कोई आयोजन इनको छोड़कर उपहार प्राप्त करता है तो उसे उसकी आय में जोड़कर 30% की दर से आयकर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बात किया था उपहार कर, तो उपहार कर किसी विशेष कंडीशन को छोड़कर उपहार कर वसूला जाता है। ठीक है, और उपहार कर केवल सगे संबंधियों से लिया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे उपहार जो है सिर्फ सगे संबंधियों से लिया जा सकता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति उपहार देता है तो उस पर जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो ये नियम यहाँ पे देखने को मिलेगा, वर्ष 1998 में लागू किया गया था। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो केंद्रीय कर है और राज्य कर के बारे में हमने देखे। उसके अलावा केंद्र तथा राज्य के मध्य यहाँ पे बंटवारा हमने देखें, जो राजस्व का विभाजन का बंटवारा है वो सारी चीज़ यहाँ पे देखें। इसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पे तो हम देख लेते हैं यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं जिसको बोला जाता है यहाँ पे वित्त आयोग। और वित्त आयोग अभी वर्तमान में 2020 से 25 के मध्य कौन सा चल रहा है, 15वां वित्त आयोग, यानी कि अभी ऑलरेडी 14 बन चुके हैं और 15वां अभी करंट में चल रहा है। तो इसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके संबंध में। तो संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280 है। 280 के अंतर्गत एक के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति को पावर है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उसके या फिर उसके पूर्व, मतलब कभी कभी 5 वर्ष के पूर्व भी ये जो है समाप्त हो सकता है, जैसे कि लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर 5 वर्ष के पहले भी अगर इच्छा हुई, मतलब कुछ जरूरत पड़ी, तो 5 वर्ष या 5 वर्ष के पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और ये विवरण दिया गया है आर्टिकल नंबर 280 के 1 में दिया गया है, जो कि संविधान में वर्णित है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम देखें तो 27 नवंबर 2017 को भारत सरकार के पूर्व सचिव एन के सिंह अभी वर्तमान अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के, इनकी अध्यक्षता में एक 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो इनमें हम देख लेते हैं सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसकी संरचना होती है एन के सिंह जो कि अध्यक्ष अभी वर्तमान में, शशिकांत दास ये सदस्य है पूर्णकालिक। ठीक है, डॉक्टर अनूप सिंह ये भी सदस्य है, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी ये भी सदस्य है, उसके बाद रमेश चंद्र सदस्य है, और अरविंद मेहता ये सचिव है। तो ये देखिए पूर्णकालिक, अंशकालिक ये ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं देना है। उसके बाद आप देखिए जो आयोग है, आयोग के कुछ फंक्शंस होते हैं, आयोग के कुछ कार्य होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं, देख लेते हैं हम उनको। तो यहाँ देखिए भाग 12 संविधान का भाग 12 के अंतर्गत अध्याय 1 है, उसके अधीन केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले जो कर है उनके शुद्ध आगमन यानी नेट जो प्रोसीड ऑफ टैक्स है उसके वितरण एवं आवंटन के विषय में सुझाव देना है। दूसरी चीज़ हम बात करें तो भारत की संचित निधि जो कोष होता है भारत का, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का सुझाव देना। साथ ही हम राज्य वित्त आयोग की जो अनुशंसा है उसके आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि का संवर्धन करना। उसके अलावा केंद्र राज्यों की वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है, घाटे, ऋण स्तर, नकदी शेष तथा राजकोषीय अनुशंसा के प्रयासों की समीक्षा करना। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, आयोग के कार्यों के अंतर्गत। इसके अलावा जो होता है सशक्त राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन की जो है रूपरेखा की अनुशंसा करना। इसके अलावा आयोग जो है विभिन्न विषय पर सुझाव देते हैं। तो विभिन्न विषय पर सुझाव देते समय 1 अप्रैल 2020 से अगले 5 वर्ष यानी कि 25 तक की अवधि से प्राप्त होने वाले जो कर है, गैर कर राजस्व की जो प्राप्ति उसके आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखेगा। साथ ही आयोग जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन गठित निधियों जो भी कोष रहता है, निधि रहती है, उसके प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंधन हेतु वित्त पोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त जो अनुशंसा है वो भी कर सकेगा। इसके अलावा हम बात करें 2011 की, तो वर्ष 2011 में मतलब जो है आयोग अपनी अनुशंसा करते समय वर्ष 2011 की जो जनसंख्या है उसके आंकड़ों का उपयोग करेगा और 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर अगले जो 5 वित्तीय वर्ष है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2019 तक अपनी रिपोर्ट जो है मतलब ये जो है इन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि 1 अप्रैल 2020 से ये शुरू होकर 2025 तक ये चलेगा। कौन सा, 15वां वित्त आयोग। इसके अलावा आयोग की अगर बात करें, मतलब यहाँ देखिए वित्त मंत्रालय जो होता है, वित्त मंत्रालय की बात कर लेते हैं। तो वित्त मंत्रालय जो होता है कुछ स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ देखिए
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हमको तीन चीज़ें देखने को मिलती है। तीन चीज़ें कौन सी? एक तो होता है आर्थिक कार्य का विभाग होता है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बोलते हैं। दूसरा होता है राजस्व विभाग जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। और एक होता है व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। पर राजस्व विभाग के अंतर्गत आप देख सकते हैं केंद्रीय राजस्व बोर्ड देखने को मिलता है और वर्ष 1964 में इसका विभाजन किया गया है। तो हम देख सकते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड देखने को मिलता है जिसे सीबीडीटी बोलते हैं। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा होता है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क जिसे हम सीबीईसी बोलते हैं यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो ये होता है प्रत्यक्ष मतलब यहाँ पे प्रत्यक्ष करों के अधिरोपण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों के कार्य करता है सीबीडीटी। और सीबीईसी क्या करता है? सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिरोपण से संबंधित नीतियों तथा संग्रहण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों में गैर कर राजस्व का जो वितरण है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय सरकार जो होती है गैर कर राजस्व में विभिन्न क्षेत्र होते हैं तो उनको आय के रूप में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि रेलवे है, डाक है, टेलीग्राफ है, प्रसारण है, अफीम, चालान एवं टकसाल से संबंधित जो सिक्के छापे जाते हैं। उसके अलावा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रम देखने को मिलते हैं जो कि केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। राज्य सरकारों में गैर कर राजस्व जो होते हैं वो हम देखने मिलेगा वन, सिंचाई, वाणिज्यिक एवं उद्योग उपक्रम जो कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन तथा रेशम जो है उससे संबंधित यहाँ पे चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। इसके बाद हमारा जो है टैक्स सिस्टम के अंतर्गत एक और क्लास रहेगी और हमारा टैक्स सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए। और विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल है वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाते हैं स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कर सुधार से संबंधित कुछ समितियां और अन्य जो कुछ टॉपिक है उनके बारे में। काला धन जो होता है यानी कि ब्लैक मनी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके सुधार से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। और हमारा चल रहा है इंडियन इकोनॉमी जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टैक्स सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके लिए मेंस का टॉपिक है, एमपीपीएससी मेंस का टॉपिक है, पेपर 2 के अंतर्गत पार्ट बी और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमारी चल रही है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कर सुधार से संबंधित जो समितियाँ है उनको देखेंगे। उसके अलावा हम जो अन्य चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कर सुधार से संबंधित जो समितियाँ है वो हमको देखने को मिलेगी। एक तो चलैया समिति देखने को मिलेगी और एक केलकर समिति देखने को मिलेगी। तो पहला बात करते हैं हम चलैया समिति की। तो यहाँ बात करें देखिए वर्ष 1991 की। वर्ष 1991 में गवर्नमेंट ने तत्कालीन कर संरचना यानी कि उस समय जो कर की जो स्ट्रक्चर थी, टैक्स का स्ट्रक्चर था, उसकी समीक्षा करने तथा इस संबंध में उचित सुझाव देने के लिए प्रोफेसर राजा जे चलैया जिनके नाम पर यह समिति देखने मिली। राजा जे चलैया की अध्यक्षता में एक कर सुधार समिति का गठन किया गया। उसने जो है 1993 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी और इसमें विभिन्न प्रकार के सुझाव उसके द्वारा दिए गए। तो सुझाव क्या क्या थे? तो सुझाव हम देख सकते हैं। देखिए सुझाव से संबंधित अगर बात करें तो पहला सुझाव यहाँ देखने को मिलेगा करों की दर कम हो। करों की दर कम से मतलब क्या है? करों की दर कम की जाए और विभिन्न दरों के बीच का जो है अंतर भी कम रखा जाए ताकि जो कर वंचना है, कर वंचना मतलब टैक्स देने से कई बच जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा कर के कारण क्या होता है, सब बहुत सारे लोग जो है उनकी मानसिकता बदल जाती है कि कर ना दिया जाए। ठीक है, और कर परिहार यानी कि कर को अवॉइड करना, उससे संबंधित भी ये सारी चीज़ें कम किया जाए। तो ये पहली अनुशंसा थी कि कर को कम मतलब करों की दर को कम किया जाए। दूसरा हम देखें तो ये देखिए दोहरे कराधान से यहाँ बचा जाए। दोहरे कराधान का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक ही चीज़ पर डबल जो है कर यहाँ पे देखने मिलता है। तो जैसे जीएसटी आया है तो एक देश एक कर के रूप में उसकी जो है संकल्पना देखने को मिलती है। उसी प्रकार यहाँ दोहरे कराधान से यहाँ बचा जाए यानी कि डबल टैक्सेशन से बचा जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो अनुशंसा थी वो निगम कर की जो दर है उनके बीच में अंतर को कम किया जाए यानी कि घरेलू और विदेशी कंपनियों पर लगने वाला जो निगम कर है उनके बीच की जो दर है उसके बीच के अंतर को कम रखा जाए ताकि विदेशी पूंजी के प्रभाव को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही हम देखें पूंजी लाभ कर की अगर बात करें जिसे कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं उसको तार्किक बनाया जाए, संपत्ति कर को तार्किक बनाया जाए, ये भी हमको देखने मिलेगा। साथ ही अगर देखें तो प्रशुल्क की अगर बात करें जिसे हम टैरिफ बोलते हैं तो सीमा शुल्क के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के प्रशुल्क देखने मिलते हैं, इनको भी कम किया जाए तथा छूट एवं रियायतों जो एग्जेम्पशंस होते हैं, ठीक है, कंसेशन होते हैं, उनको भी अधिक तार्किक यहाँ पे बनाया जाए। तो ये सारे जो अनुशंसा की गई थी चलैया समिति के द्वारा की गई थी। वर्ष 1991 में इसका गठन किया गया था। 1993 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और विभिन्न प्रकार की यहाँ पे अनुशंसाएं यानी कि सिफारिशें इसके द्वारा की गई कर सुधार से संबंधित। दूसरी जो समिति थी वो हमको देखने को मिलेगी केलकर समिति। केलकर समिति क्या थी? ये वर्ष 2002 की बात करते हैं। वर्ष 2002 में प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर में सुधार हेतु गवर्नमेंट के द्वारा विजय केलकर, ये इन्हीं के नाम पर ही समिति है, तो विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने उसी वर्ष यानी कि वर्ष 2002 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें विभिन्न प्रकार की अनुशंसाएं दी। तो अनुशंसाएं की बात करें यहाँ तो सबसे पहले देखते हैं आयकर। तो आयकर दाता से जुड़ी जो सुविधाएं थी उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों स्तरों पर वृद्धि की जाए, तो ये पहली अनुशंसा थी। नेक्स्ट होता है पैन। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन कार्ड होता है उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका विस्तार किया जाए और सभी नागरिक इसके अंतर्गत शामिल किया जाए, यानी सभी नागरिकों का पैन कार्ड होना यहाँ पे बोला गया। किसके द्वारा? केलकर समिति के द्वारा। उसके बाद जो कर संग्रह है उसको एक प्रकार से आधुनिक, सरल एवं तार्किक बनाने के लिए सरकार को एक कर सूचना संजाल यानी कि जो एक नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो जनरेट होता है, तो एक नेटवर्क यहाँ पे बनाने या स्थापना करने की बात कही गई। उसके अलावा देश छोड़ने के समय जो कर समाशोधन है, कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिला इसके अंतर्गत। फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसके अंतर्गत सीबीडीटी की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो उसको पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय जो शक्ति है वो भी प्रदान की जाए ताकि वो अच्छे से यहाँ पे जनरेट हो सके। उसके अलावा जो मतलब व्यक्तिगत आयकर है, ठीक है, व्यक्तिगत जो आयकर है उसकी छूट की सीमा 1 लाख रुपए तक की जाए तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं जो विधवा है उसको भी विशेष छूट प्रदान की जाए। उसके साथ ही हम देखें तो आयकर की जो श्रेणियां हैं, आयकर की श्रेणियां मतलब टैक्स की जो स्लैब होती है, जैसे जीएसटी के अंतर्गत हम देखें ना 5, 12, 18, 28 देखने को मिलता है, उसी प्रकार आयकर की जो श्रेणी है यानी टैक्स आयकर का जो स्लैब है उनको भी तार्किक बनाया जाए तथा व्यक्तिगत आयकर से अधिभार को समाप्त कर दिया जाए। ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। साथ ही निगम कर को घटाकर यहाँ पर कंपनियों के लिए 30% तथा विदेशी कंपनियों के लिए 35% कर दिया जाए। न्यूनतम वैकल्पिक जो कर है जिसे हम मेट के नाम से जानते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो होता है उसको समाप्त कर दिया जाए। संयंत्र होते हैं, प्लांट्स जिन्हें बोलते हैं, मशीनरी के जो मूल्य ह्रास होते हैं उनमें वृद्धि की जाए। कर सुधार की दिशा में केलकर समिति की लगभग सभी सुझाव को सरकार के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि इसको जो है लागू कर दिया गया जहाँ तक अगर बात करें तो ये कर सुधार से संबंधित कुछ समितियाँ थी, ठीक है, वो हमने देखें। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यक्ष कर संहिता। प्रत्यक्ष कर संहिता देखने मिलती है, उसके पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो कर है वो लागू होने के वर्ष यहाँ देखने मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करें, एक होता है संपदा शुल्क। संपदा शुल्क मतलब स्टेट जो टैक्स होता है, संपदा शुल्क जो है 1953 में लागू हुआ, ये चीज़ हमको देखने मिलती है। दूसरा अगर बात करें संपत्ति जो कर है वो 1957 में देखने मिलता है। उसके अलावा आयकर की अगर बात करें तो आयकर हमको 1960 में देखने मिलता है। ये नॉर्मली आप ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से कर जो है किस वर्ष लागू हुए। निगम कर की अगर बात करें तो निगम कर जो है आपको देखने मिलेगा 1960 से 61 के बीच में ये लागू हुआ। साथ में सीमा शुल्क की अगर बात करें, सीमा शुल्क आपको 1962 में देखने को मिलेगा। कृषि से संबंधित जो आयकर है वो यहाँ पे हमको 1972 में देखने मिलेगा। उसके बाद हम देखें तो ब्याज कर भी यहाँ देखने मिलेगा। तो ब्याज कर कब लागू हुआ? ब्याज कर 1974 में लागू हुआ। साथ में व्यय कर 1957 में, सेवा कर 1994 में और मेट टैक्स है 1997 में। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। साथ ही इसके अलावा प्रतिभूति कारोबार का जो कर है 2004 में पी चिदम्बरम से संबंधित, मतलब पी चिदम्बरम के द्वारा जो है 2004-05 में लागू किया गया था। इसके अलावा कमोडिटी कारोबार कर है 2008 में। बैंक कैश हस्तांतरण ये भी 2005 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कर जिनको लागू होने की डेट हमको देखने को मिलती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको देखने मिलती है। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष कर संहिता। प्रत्यक्ष कर संहिता मतलब यहाँ पे हम इसको डीटीसी बोलते हैं। डीटीसी का मतलब डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड इसको बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष कर संहिता। तो ये होती क्या है? ये एक प्रकार से अगर बात करें तो जो प्रत्यक्ष कर है उससे संबंधित एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत सारी चीज़ों का यहाँ विवरण होता है। तो यहाँ हम बात करें, देखिए हमारे जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर एक प्रकार से प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कर का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आय बढ़ते जाएगी वैसे वैसे कर की जो राशि है वो बढ़ते जाएगी। कर की जो राशि है वो बढ़ते जाएगी, परंतु इस व्यवस्था में कई प्रावधान एवं गतिविधियाँ ऐसी है जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष कर में जो है सुधार हेतु प्रत्यक्ष कर संहिता पर ध्यान दिया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1961 के जो आयकर कानून है उसको संशोधित कर नया प्रत्यक्ष कर संहिता जिसे डीटीसी बोलते हैं उसको 2012 में, नया प्रत्यक्ष कर संहिता
12 से लागू किया गया, संकल्पित किया गया और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बातों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया। जैसे कि अगर बात करें नया जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसमें आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ कही गई। तथा इनके जो स्लैब है, जो श्रेणी होती है, उनको पहले की तरह ही 10% तथा 30% को कंटिन्यू बनाकर रखें। दूसरी जो बात कही गई वो आयकर छूट की सीमा को यहाँ पे 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही नए प्रस्ताव में हम देखें तो नए प्रस्ताव में 10% कर स्लैब में 5 लाख तक के आय वर्ग को 10% कर स्लैब में 5 लाख तक के आय वर्ग को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। और नए प्रस्ताव में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कोई अतिरिक्त छूट का प्रावधान तो नहीं है, परंतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट सीमा कितनी हो गई 2.5 लाख यहाँ पे निर्धारित की गई। फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के नए जो मसौदा आया उसमें हमको ट्रिपल ई मॉडल देखने को मिलता है। ट्रिपल ई मॉडल कराधान का, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है और एग्जेम्प्ट है। तो तीनों चीज़ें हमको एक ही शब्द देखने को मिलता है। तो ट्रिपल ई मॉडल को अपनाते हुए बचत योजनाओं की परिपक्वता राशि के ग्रेच्युइटी, पीएफ एवं बीमा आदि की जो परिपक्वता राशि उस पर टैक्स नहीं लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावित जो गृह ऋण होता है, प्रस्तावित प्रारूप में गृह ऋण जिसे होम लोन बोलते हैं, उसके ब्याज पर मिलने वाली कितनी 1.5 यानी कि 1,50,000 रुपये की वार्षिक छूट को बरकरार रखा जाए। साथ ही कंपनियों के निगम कर पर लगने वाले जो 3.5% जो है उसके अतिरिक्त अधिभार को उसी में समाहित कर दिया जाए। तथा न्यूनतम वैकल्पिक कर जिसे हम MAT बोलते हैं, मेट, उसको 18% के स्थान पर 20% रखने का प्रस्ताव दिया गया। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, प्रत्यक्ष कर संहिता के अंतर्गत। उसके बाद आप देखिए कुछ जो है कुल सार्वजनिक आय में करों का जो प्रतिशत है वो हम देखें तो जैसे निगम कर है, निगम कर में जो आय है उससे संबंधित अगर देखें तो 18% यहाँ पे कर लगाया जाता है। उसके बाद GST की अगर बात करें तो GST ये 18%, आयकर 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये 7%, सीमा शुल्क 4%। तो ये कुल सार्वजनिक आय में करों का जो प्रतिशत है वो हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको दो चीज़ और देखने को मिलती है जिसे हम गार और सार बोलते हैं। गार का मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल और सार का मतलब होता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल होता है। तो यहाँ इसको बोला जाता है, देखिए ये जो गार होता है, गार को आप पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो होता है तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर बचाने के उद्देश्य से किए गए जो विदेशी निवेश है उस पर कर लगाया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से कहीं विदेश में निवेश कर लेता है तो उस पर यहाँ पे कर लगाया जा रहा है। उस व्यवस्था को यहाँ पे किससे मेंटेन किया जाता है, गार के द्वारा, यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के द्वारा यहाँ पे इसको मेंटेन किया जा रहा है। और इस प्रणाली में कर से बचाने वाले जो उपाय है उसको समाप्त करके उसका प्रावधान होता है। गार जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि अपने भारत में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है या तैयार किया गया है। भारत एक ऐसा देश नहीं है जो कि गार को मूर्त रूप देना चाहता है तथा कर बचाने के उपाय को समाप्त करना चाहता है, बल्कि अन्य जो देश है जो इस पर जो है काम कर रहा है। तो इसके अंतर्गत इसके जो उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि केवल करों के भुगतान से बचने के लिए संरचित किए गए सौदे या आवकों को कर के दायरे में लाना, कर चोरी पर नियंत्रण करके सरकारी राजस्व में वृद्धि करना, ठीक है, कर प्रणाली की कमियों को दूर करना, कर चोरी में सहायक कर नियमों को जो है ठीक करना, विदेशी निवेशकों द्वारा केवल कर लाभ जो है करने के उद्देश्य से अपनाए जाने वाले जो तरीके उस पर नियंत्रण करना। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है गार के अंतर्गत, यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा गार जो है, गार के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि गार के नए नियम के अंतर्गत कर चोरी के जो मामले हैं उस पर दर्ज करने से पहले विदेशी निवेशकों को नोटिस देना होगा। उसके अलावा गार के अंतर्गत कार्यवाही की अनुमति के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, 2 चरणों में इसका काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब देखिए सार क्या होता है। सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। तो देखिए गार की जब घोषणा की गई तो गार की घोषणा के बाद अर्थशास्त्रियों द्वारा इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गार के नियम है, गार के नियम होते हुए भी और भविष्य में इनका दुरुपयोग होने की संभावना है। तो भविष्य में इनका दुरुपयोग ना हो गार का, तो गार के स्थान पर क्या लाया गया, सार। और सार जो है क्या कहलाता है, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल ये कहलाता है। तो गार के नियमों का उल्लेख जो है गार के द्वारा जो रूल्स बनाए गए उसके उल्लंघन ना हो उसके लिए यहाँ पे सार को लाया गया है। तो बस इतना आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी होता क्या है? ब्लैक मनी यानी कि काला धन इसे बोला जाता है।
काला धन मतलब अवैध रूप से, जैसे हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो काला धन जो होता है अवैध रूप से प्राप्त की गई वह आय, ठीक है, अवैध रूप से प्राप्त की गई वह आय जिस पर कर अदा करने से बचने के लिए सरकार को सूचित नहीं किया जाता है, यानी कि जिस आय पर कर जो है दिया नहीं जाता गवर्नमेंट को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य शब्दों में काला धन उसको बोला जाता है। तो काला धन जो होता है जिसके ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए कर का भुगतान नहीं होता और ना ही भुगतान करने की कोई इच्छा होती है, तो इसको ब्लैक मनी बोला जाता है या फिर काला धन बोला जाता है। काले धन से बाजार में जो है मांग अधिक हो जाने पर अर्थव्यवस्था में क्या होती है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, जहां महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब बात करें काला धन उत्पन्न होने के कुछ कारण होते हैं, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए काला धन जो होता है एक समानांतर अर्थव्यवस्था का सृजन करता है। होती क्या है समानांतर अर्थव्यवस्था, आगे हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था होती क्या है, जिसे हम पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। पैरेलल इकोनॉमी इसको बोला जाता है। तो समानांतर अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो काले धन पर आधारित होती है और इसके अंतर्गत संबंधित समस्त गतिविधि जो वाणिज्य होते हैं वह कराधान होते हैं उसके नियमों के अनुसार नहीं होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर प्रकट नहीं होती, फलस्वरूप देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये पैरेलल इकोनॉमी यानी समानांतर अर्थव्यवस्था होती है। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि काला धन के उत्पन्न होने के कारण जो है उसमें समानांतर अर्थव्यवस्था का ये सृजन करता है काला धन, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की विसंगति उत्पन्न होती है, साथ ही समाज में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। काला धन उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण है सरकार की नीतियों का प्रभावी न होना और साथ ही बैंक जो केंद्रीय बैंक है उसकी मौद्रिक नीति की विफलता, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो इसके विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं काला धन उत्पन्न होने के। पहली चीज़ तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की जो दरें हैं, जिसे भारत में बात करें, भारत में काले धन सृजन होने का एक प्रमुख कारण ये माना जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों का कैसा होना, ऊंचा होना। अब दरें ऊंची होगी तो व्यक्ति क्या होगा, कर चुकाने से बचेगा और करों की दरों के अधिक होने के कारण यहाँ उत्पादक है, व्यापारी है एवं विशेषज्ञ उसके व्यवसाय की मनोवृत्ति या मानसिकता में कमी आ जाती है कर चुकाने को लेकर और कर की चोरी का प्रेरणा उनको मिल जाती है। अब कर की ऊंची दरें है तो ऊंची दरों के कारण मतलब जो है कर से बचने के लिए बाध्य करती है तथा कर चोरी की प्रक्रिया में एक बार संलग्न हो जाने पर जो है मतलब यहाँ पे कर की नीची दर होने के बाद भी लोग देना नहीं चाहते और इस दुष्ट चक्र में वो हमेशा के लिए फंस जाते हैं कर चोरी की। तीसरी चीज़ होती है कर की दर जो है ऊंची होने के कारण वो अपने आप को क्या करते हैं, ठगा हुआ मतलब लुटा हुआ महसूस करते हैं। करदाता को यह लगता है कि कर प्रणाली उसके प्रतिकूल कार्य कर रही है, यानी कि उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, विपरीत है और उसके श्रम और प्रयास का प्रतिफल उसको उसके स्वयं की अपेक्षा सरकार को अधिक मिलता है, ऐसा उनके द्वारा माना जाता है। फिर उसके बाद करों के नियम का प्रभावी नहीं होना, यानी कि जो करारोपण है, करारोपण के जो नियम है उनका प्रभावी न होना भी काले धन के सृजन का एक मुख्य कारण माना जाता है। जैसे कि आयकर नियम है, विक्रय कर नियम है, उत्पाद शुल्क है, इनमें कुछ दोष उत्पन्न है तो इनको जो है सशक्त के मतलब यहाँ पे जो है इनको मजबूत किया जाए इन नियमों को, ताकि अच्छे से यहाँ पे कर प्रणाली को जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट जो चीज़ मिलती है काला धन और समानांतर अर्थव्यवस्था के सृजन का एक मुख्य कारण क्या है, अर्थव्यवस्था में वस्तु की आपूर्ति में कमी। वस्तु की आपूर्ति में कमी होगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जमाखोरी, इन सभी प्रवृत्तियों को यहाँ पे जो है विद्यमान होना तय होता है। फिर एक और होती है वृद्धिमान प्रवृत्ति, यानी कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धिमान प्रवृत्ति भी काला धन अथवा समानांतर अर्थव्यवस्था के सृजन का एक मुख्य कारण माना जाता है। तो ये हो गए कुछ काला धन उत्पन्न होने के कारण। अब काले धन जो है काले धन से उत्पन्न कुछ समस्या, यानी काला धन उत्पन्न होने की देख ली हमने कारण, पर उसके बाद जो है समस्या उत्पन्न होती है तो उन समस्याओं को हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। तो काले धन का सृजन और उसके कारण स्थापित जो समानांतर अर्थव्यवस्था है उनके सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को यहाँ पे जन्म दिया जाता है उनके कारण, और यह समस्या देश के आर्थिक ढांचे के साथ साथ सामाजिक ढांचे को भी चुनौती देती है। काले धन के कारण उत्पन्न होने वाली जो समस्या है वो हम अगर देखें तो यहाँ देखिए सरकार को जो है कर आय की हानि होती है, मतलब यहाँ पे काले धन के सृजन से सरकार को कर आय की हानि होती है। दूसरी अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती, किससे, समानांतर अर्थव्यवस्था या काले धन की सक्रियता के कारण ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे देखिए काले धन के सृजन के कारण विलासिता व उपभोग में वृद्धि होती है और इससे समाज के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज में गैर टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति है बढ़ने लगती है। तीसरी चीज़ हम देखें तो यहाँ देखिए नेक्स्ट 4th नंबर पर देखें तो काले धन के बढ़ने से अनुत्पादक प्रकृति के क्षेत्र में निवेश अधिक होने लगता है। उसके अलावा जो अवैधानिक ढंग से घरेलू पूंजी का जो पलायन है वो भी यहाँ देखने को मिलता है काले धन के बढ़ने के साथ में। नेक्स्ट जो चीज़ है समानता के नियम का उल्लंघन होता है, मतलब क्या है, काले धन के सृजन से ये काम हमको देखने को मिलता है। फिर समाज में अपराध व हिंसा को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, काले धन के बढ़ने के कारण। तो ये सभी समस्याएं देखने को मिलती है काले धन।
अब काले धन से जब इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो रही तो सिंपल सी बात है, काले धन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो भारत में काला धन नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव यहाँ पे दिए गए, तो उनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो काला धन, भारत में काला धन को हटाने के लिए यहाँ पे कुछ सुझाव है। तो देखिए भारत में जो है इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सुझाव देखने मिले, यानी प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको जो है विशेष रूप से अगर बात करें वित्तीय प्रशासन को पारदर्शी बनाया जाए, ईमानदार बनाया जाए और जवाबदेही और प्रभावी यहाँ पे बनाया जाए, ये प्रशासन के लिए यहाँ पे सुझाव है। दूसरी चीज़, करों की दरों को तार्किक बनाया जाए, मतलब क्या है, लोगों को कर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तार्किक बनाकर, और कर ढांचे की विसंगतियों के निवारण के लिए प्रभावी कदम यहाँ पर उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो समाज में उन वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता है जो अनिवार्य आवश्यकताओं की श्रेणी में आती है, ताकि कोटा एवं परमिट व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। उसके अलावा तस्करी होती है तो तस्करी प्रक्रिया को न्यूनतम संभव समय में समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। विदेशों से होने वाली जो तस्करी है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के साथ साथ सुरक्षा तंत्र को भी प्रभावी बनाना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो काले धन के जो दुष्प्रभाव है उसके संदर्भ में लोगों को अवगत कराए, यानी जागरूकता फैलाए। समाज में काले धन के विरुद्ध जो है जागरूकता होगी, जागरूकता उत्पन्न होगी तो उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के यहाँ कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सुझाव देखने को मिलती है काला धन को नियंत्रित करने के संबंध में। अब काले धन को नियंत्रित या काले धन को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम चलाए गए या कदम उठाए गए, तो उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा काले धन के संदर्भ में उठाए गए कुछ कदम है, जैसे कि ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। ये काले धन पर SIT का जो है गठन किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय के आदेश पर काले धन पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश MB शाह की अध्यक्षता में SIT का गठन किया गया है, जो कि काले धन के निवारण के लिए यहाँ पे एक प्रकार का कदम। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये क्या है, 2014 में हमको ये चीज़ें देखने को मिली। जनधन योजना तो सभी का जो है हो बैंक में खाता का उद्देश्य है, इस योजना की शुरुआत की गई थी और देश भर में ये सारी चीज़ें, यानी 2017 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो 25.45 करोड़ लोगों के बैंक खाते इसके द्वारा खोल दिए गए। अब बैंक खाते खोलने से क्या होगा, सभी की जो मतलब बैंक खाते खोलेंगे तो कोई व्यक्ति अपने बैंक में जो है अमाउंट रखेगा और उस अमाउंट को अगर ज़्यादा होता है तो वो टैक्स उसको देना पड़ेगा। उससे मतलब गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि व्यक्तियों के पास पैसा कितना है। फिर कर संधियों की पुनः वार्ता एवं स्वतः सूचना विनिमय समझौते की अगर बात करें तो विदेशों में जमा जो काला धन है उसको लाने के लिए संशोधित दोहरे कर पर बचाव संधि, जिसके अंतर्गत जो है कई देशों के साथ समझौते किए गए, तो ये हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद विदेशी काला धन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 देखने को मिलता है। तो विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन के संदर्भ में काला धन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 को संसद में पारित किया गया, ठीक है। फिर है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का एक पहला भाग देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो ये जो है 2016 से 30 सितंबर तक, यानी जून 2016 से 30 सितंबर तक जारी रही है और इसमें काले धन मतलब अपने काले धन का खुलासा करने वाले व्यक्ति को 45% कर देना था। तो ये हमको देखने को मिलता है। दूसरी इसी में इनकम आई, ठीक है। तो ये देखिए ये है इनकम है, यहाँ पे इनकम कर लीजिए इसको। तो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का सेकंड पार्ट आया, तो ये 2016 में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और 28 नवंबर 2016 को स्वैच्छिक आय की घोषणा से संबंधित ये जो है दूसरा पार्ट देखने को मिलता है। इसके लिए कराधान कानून 2016 में संशोधन किया गया। इसके बाद हमको रियल एस्टेट में काले धन पर इनकम जो टैक्स है एक्ट, उसमें भी संशोधन से संबंधित देखने को मिलता है। तो देखिए नए संशोधन के अनुसार रियल एस्टेट में 20,000 रुपये से अधिक नगद लेन देन को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अंतर्गत ये चीज़ें देखने की मिली। बेनामी लेन देन प्रतिबंधित संशोधन, ये भी हमको एक प्रयास देखने को मिलता है काले धन के संबंध में। तो काले धन पर जो है अंकुश लगाने के बेनामी लेन देन जिसे प्रतिबंधित जो संशोधन है बिल को संसद में पास किया गया। इसके माध्यम से रियल एस्टेट और सोने की खरीदारी में बेनामी रूप से हो रहे लेन देन पर रोक लगाई जाएगी। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। टैक्स सिस्टम से रिलेटेड हमारा टैक्स सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है टैक्स सिस्टम भारत के। और इसके बाद जो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बजट एवं राजकोषीय नीति, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियाँ एवं जो चुनौतियाँ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आगे हमारे धीरे धीरे इस प्रकार सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट यूनिट के। उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट मतलब शुरू होगी MP से रिलेटेड। तीसरी यूनिट होगी हमारी मानव संसाधन से रिलेटेड। चौथी समाजशास्त्र से रिलेटेड। तो इस प्रकार हमारा पेपर 2 का B भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और अधिक यहाँ पे जो है मटेरियल को प्राप्त करने और हमारे साथ तैयारी करते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।